ऐसा है, सुनिए, कैमरामैन फोकस, ये भाजपा वाले गेमिंग किंग से इन्होंने चंदा ली। ऐसा है कि ये नीतीश कुमार इतना घटिया स्कैंडलस मास्टर डाइवोर्स होने के बाद से ये पागल हो गया है। खैर इस पे मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा, लेकिन हाँ एक चीज है, इस पे क्यों नहीं क्वेश्चन करना? तो फिर मैं करता हूँ ना। करिए। आपके लिए कांग्रेस सुप्रिया सुनने थे क्या? नहीं, कांग्रेस सुप्रिया, आप पूरे कन्वर्सेशन में सुप्रिया सुप्रिया सुप्रिया। अरे मैं एक एक करके आता हूँ भाई साहब। ऐसे आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं ना, तो ऐसे लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड जवाब में नहीं है, आप इंटरेस्टेड वायरल वीडियो में। आप वायरल वीडियो बनाने आए या आप कॉन्वर्सेशन करने आए? और अच्छा है कि कांग्रेस वाले जो काम नहीं कर पा रहे आप कर पा रहे हैं, पर अच्छी बात ये बात कर रहे हैं नहीं, ये एलिगेशन लगा रहे हैं आप मुझ पे। अरे आप क्यों बुरा मान रहे हैं? आप मेरे जवाब से संतुष्ट है, कंफ्यूज है या नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ और कंफ्यूज भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे क्लैरिटी है कि वो बात कोई इधर वाले वैसे घुमाते हैं, उधर वाले वैसे घुमाते हैं। एक बात बताइए, आप ही ने कहा था कि नीतीश कुमार की भाषा बेहद घटिया, आपने कहा था कि नहीं कहा? अरे भाई एक एक करके देखो, फिर से आप जो है ना, जैसे आप नहीं, मैं बिल्कुल नहीं घुमा रहा हूँ। ऐसे मैं आपको इस बार मैं जवाब अपने हिसाब से दूंगा। नहीं, आप ऊपर नीचे का देखो, डिबेट का वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप कॉन्वर्सेशन करने नहीं, आप पॉइंट स्कोर करने हैं। अभी आपसे मुंह से निकल गया कि मैं ऊपर हूँ इसमें। अगली बार मुझ पे अगर सुप्रिया या किसी का भी लांछन आपने लगाया, अरे भाई, मेरी चाहे जितनी भी वीडियो वायरल करें, आप ये भी वायरल करें कि मेरे मन में इनके प्रति सम्मान पूरा है। शुभकामनाएं आपको, शुभकामनाएं। मुलाकात होगी। नमस्कार, आदाब। जनरल इलेक्शन अब शुरू हो चुका है, 7 फेज में चुनाव होने वाले हैं और इसी लोकसभा चुनाव को कवर करने के लिए हम लोग भी अब सफर की तरफ निकल रहे हैं। तो ऐसा है कि अभी फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट नहीं आ रही है, इंटरव्यूज कर रहे हैं हम कुछ नेताओं के और उनसे जान रहे हैं कि उनकी पार्टी में क्या चल रहा है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। और ऐसे में तमाम नेताओं से बात करेंगे, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो या अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हो। आज हम जा रहे हैं बीजेपी के एक प्रवक्ता का इंटरव्यू करने के लिए। 8 महीने पहले भी हम लोगों ने किया था, बहुत ऐसे सवाल पूछे थे जिसका जवाब उन्होंने बहुत निडरता के साथ दिया था। अब वही दोबारा आ रहे हैं, यानी कि शहजाद पूनावाला इस बार है। तो शहजाद पूनावाला से हम लोग पूछेंगे कि भाई 5 साल में आपकी पार्टी ने क्या क्या किया है, क्या क्या वादे किए जो अब तक पूरे नहीं किए हैं, और कई ऐसी बातें जो कह गए और भूल गए। तो ये सारी चीज़ें पर भी बात होगी और फिर ये भी जाना जाएगा कि भाई कैसे ये लोग, क्या इनका मैनेजमेंट है कि दूसरी पार्टी के बड़े बड़े नेता भाजपा आके ज्वाइन कर रहे हैं, कैसे उनको बुला रहे हैं। वैसे तो आरोप इन पर लग रहे हैं कि ईडी सीबीआई का डर दिखा रहा है, तो बेसिकली क्या ईडी सीबीआई का कितना डर है ये भी जाना जाएगा और पूरी कहानी तो समझेंगे ही। तो फिलहाल चल रहे हैं बीजेपी दफ्तर, वहीं से उनको उठाना है और वहीं दिल्ली में घूमा जाएगा उसी लुटेंस जोन में, और तब जाना जाएगा कि भाई साहब ने क्या कुछ अब तक उनकी पार्टी ने की है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं शहजाद पूनावाला से। अभी शुरू हो गया इंटरव्यू? शुरू ही है, हाँ, सब चीज शुरू है। बोलो। फरहान इसके पहले ही आया ना, तो इसने मुझे कहा, डीओपी है मेरा, कि मुझे नहीं पता था कि पूनावाला जो पारसीज होते हैं वो किस भगवान की पूजा करते हैं। पारसी नहीं हूँ मैं। हाँ, मुस्लिम हूँ। मुस्लिम है आप? हाँ, आपका रिसर्च गलत निकला। नहीं, मेरा नहीं, इसने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। लोगों को हमेशा लगता है मैं पारसी हूँ। मैं पारसी नहीं, मैं मुस्लिम हूँ। हाँ, शिया आगा खानी होते हैं, एक सेक्ट। अच्छा। मुस्लिम्स में शिया सुन्नी 2 मेन होते हैं। शिया में भी अलग अलग ब्रांचेस होती है, उसमें से एक जिसको इस्माइली या आगा खानी कहते हैं। ज्यादातर ये इस्माइली आगा खानी वेस्टर्न इंडिया में रहते हैं, जैसे मुंबई में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, हैदराबाद में काफी है, साउथ में ज्यादा जनसंख्या नहीं है इनकी, पर बड़े लिबरल प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस वाले लोग हैं, बिजनेस ओरिएंटेड लोग हैं। कुछ लोग अपनी हिस्टोरिकली आइडेंटिफाई करते हैं कि ये लोहाना समाज, वहां से कई सारे लोग कन्वर्ट हुए। तो बहुत सारे लोगों का सरनेम जो है हमारे इसमें, जैसे पंजवानी, मलकानी, ऐसे है। मलकानी, पंजवानी है ऐसे सरनेम। तो ये ऐसे सरनेम इसलिए क्योंकि लोहाना समाज के ऐसे ही सरनेम्स रहते हैं, हालांकि कोटक वगैरह भी होते हैं। तो ये इस प्रकार से। मेरा सरनेम ओरिजिनल जो है जमादार है। जमादार जो होता है वो, आप जमादार तो जानते हैं, टॉयलेट साफ हैं। तो उस प्रकार से अगर आप देखें तो एक पसमानदा वो है। कई स्टेट्स में कुछ मुस्लिम्स, ओबीसीज को भी रिजर्वेशन मिलता है, तो जमादार कम्युनिटी को कुछ स्टेट्स में रिजर्वेशन मिलता है। पर हमारे फादर ने जब, तो आपको नहीं मिला? नहीं, हमने कभी लिया नहीं। महाराष्ट्र में मुझे आइडिया नहीं है कि है कि नहीं है इस कैटेगरी में,
पर है, मैंने एक देखा था कहीं जगह पे तो है। पर हमारे फादर ने जब यंग एज में उनके फादर का देहांत हो गया था, 5 ब्रदर्स थे वो, तो ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस। तो एट दैट टाइम ही डिड नॉट कीप द सरनेम जमादार, ही चेंज्ड हिज सरनेम टू पूनावाला, तब से पूनावाला बन गया। ठीक है, ये बात कहाँ से शुरू हुई पता है? जब अंदर आए तो सबसे पहले नजर इस पे गई, ये तो मेरी संस्कृति का हिस्सा है, ये धर्म नहीं, ये संस्कृति है। तो खाली संस्कृति में हिंदू संस्कृति है? नहीं, जैन भी है? नहीं, सारे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो वो हिंदू से अलग थोड़ी है भाई। देखिए, एक मूल जो भावना हमारे देश की है, वो भावना का नाम है राम, भावना का नाम है कृष्ण। अच्छा। ये हमारे राष्ट्रीय आदर्श है। भगवत गीता पढ़े बगैर या रामायण में जो हुआ है उसको जाने बगैर भारत की आत्मा को समझा नहीं जा सकता। और ये कोई राजनीतिक या ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है। राम के चरित्र से जो आपको मोती मिलेंगे, वो मोती चाहे आप हिंदू हो मुसलमान हो, आप आदर्श अपनाना चाहेंगे। कृष्ण की व्यावहारिकता से जो आपको मोती मिलेंगे, वो आप पॉलिटिक्स से लेकर बिजनेस मैनेजमेंट से लेकर कहीं पर भी अपना सकते हैं। और मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। अभी मैं सुधांशु जी के साथ ही बैठा था, सुधांशु जी ने बहुत एक सुंदर बात कही। 2 संस्कृतियां हैं। एक संस्कृति वो है जिसमें कि बेटा अपने बाप को जेल में डालता है, अपने सारे भाइयों की हत्या कर देता है, और भाई की कटी हुई गर्दन थाली में सजाकर बाप के पास देता है जब वो पानी मांगता है। वो एक संस्कृति है। और दूसरी संस्कृति ये है कि जब राम जी को बोला जाता है कि आप वनवास में जाओगे, तो राम जी सहज स्वीकारते हैं। उसके पास ऑप्शन था उस समय पर, वो बगावत करते नहीं, बोलते मैं सिंहासन पर बैठूंगा। वो जाते हैं वन में, और जब भाई को सत्ता मिलती है या उनको सिंहासन मिलता है, तो भाई भी भाई के खड़ाऊ रखकर शासन चलाता है, और एक भाई तो उनके साथ चला जाता है। तो कौन सी संस्कृति अपनाना चाहेंगे? मोहम्मद हो या मोहित हो, वो कौन सी संस्कृति अपनाएगा? तो आपको क्या लगता है कि मोहम्मद वाली संस्कृति खराब है? और नहीं, आप एक सेकंड मिसकोट मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ चाहे व्यक्ति मोहम्मद, हम तो समझना ही तो चाहते हैं अच्छे से, आप पर मिसकोट मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मोहम्मद वर्सेस मोहित, मैं कह रहा हूँ मोहम्मद हो या मोहित हो, राजू हो या रहीम हो, वो दोनों चाहेंगे कि जब मैं बुजुर्ग हूँ तो मेरा बेटा मेरे भाइयों के साथ ऐसा व्यवहार रखे कि भाई एक भाई दूसरे भाई के लिए खड़ा रखकर शासन करने के लिए तैयार हो, ना कि ये कि एक भाई दूसरे भाई की गर्दन काट के थाली में मुझे जेल में दे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये धर्म का नहीं, ये संस्कृति का मामला है। और इसीलिए यहाँ का मोहम्मद, यहाँ का रहीम, यहाँ का अकबर जो भारत में पैदा हुआ है, वो इस भारतीय संस्कृति में पला बड़ा है। और इसीलिए जब ये लोग कहते हैं ना, भाई मेरे भाइयों को, मेरे मुसलमान भाई बहनों को जो संस्कृति और संस्कार इस देश ने दिए हैं और मिले हैं, और जिसके प्रति हम लोग वफादार हैं, उसकी वजह से आज आप देखिए तो जो पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है मुस्लिम वर्ल्ड में, वो भारत में नहीं मची है। और इसीलिए सीए का विरोध कुछ लोग करते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वहां के भी मुसलमान को आने दो। तो ये तो सहज स्वीकार रहे हैं कि भारत के मुसलमान इतने खुश है कि यहाँ पर, तो वो चाहते हैं कि वहां के मुसलमान यहाँ पर आ जाए। मतलब इंडिया इज द सेफेस्ट प्लेस फॉर मुस्लिम्स। ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ का बहुसंख्यक समाज, यहाँ के हिंदू समाज ने सेकुलरिज्म को संविधान में नहीं, सेकुलरिज्म को अपनी आत्मा में अपनाया है। ये आत्मा का विषय है, ये कोई संविधान। बहुत अच्छी बात है। अब चलिए चला जाए, शहजाद पूनावाला हमारे साथ है। अच्छा, अभी अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो शुरू हुआ है। गाड़ी आ गई बाहर, आई होगी ना। आपको दफ्तर दिखाते हुए चलेंगे। ये किसका दफ्तर है? नहीं, ऐसे कोई किसी का कोई मार्किंग नहीं है। यहाँ पे प्रवक्ता लोग जो है बैठते हैं और टीवी डिबेट्स करते हैं। और हमारे कार्यालय में प्रोफेशनली चीजें की जाती है, पार्टी प्रोफेशनली चलती है। अच्छा। और बहुत प्रोफेशनली परिवार है, पर प्रोफेशनल। 1 मिनट पकड़ना भाई नंद कुमार, लाइए पकड़ना। एक हम लोगों ने जैसे युवाओं की जो इच्छा होती है, वो हमेशा होती है कि कुछ डिफरेंट किया जाए। तो अभी हम लोगों ने, ये तो कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये तो मैंने ही अपना एक स्टार्ट किया है कि रिस्ट बैंड पे रहता है। तो क्या है कि जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो तब भी हमारे साथ मोदी जी रहते हैं। रिस्ट से लेकर दिल तक मोदी जी हमारे साथ है। और गाड़ी का स्टिकर भी बनाया है, मोदी वंस मोर 2024। तो अब मैं अपनी गाड़ी पे भी लगाऊंगा। अच्छा। आपकी मीडिया की गाड़ी है तो मैं उसको नहीं छूंगा। कहाँ लगाया जाए जिससे कि विजिबिलिटी सबसे ज्यादा? इसी पीछे भी लगाया जाएगा। इनकी कहाँ है गाड़ी? आई नहीं। हमारी गाड़ी भी आ रही है, बस पीछे से। आपके यहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट है, हर जगह यही चल रहा है। आएंगे तो मोदी,
अब की बार 400 पार है एनडीए के। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मैंने सुना, नहीं अब तो आप ही लोगों से सुना। अभी तो ये खड़गे जी भी कह ही रहे थे, खड़गे जी ने भी कहा है, कांग्रेस के नेता भी कह ही रहे हैं, और ये जन भावना बन चुकी है। ये कोई राजनीतिक स्लोगन नहीं है, ये जन भावना बन चुकी है, क्योंकि साफ है कि एक तरफ एक अलायंस है जो मिशन और विजन के साथ काम कर रहा है, देश को 10वें से 30वें स्थान पर ले जाना, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना, करोड़ों घर तक सामाजिक जन कल्याणकारी नीतियां पहुंचाना, अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को दुगने रेट से बनाना, मिशन और विजन के साथ काम करे। और दूसरी तरफ करप्शन, इस पे बात करूंगा मैं, और अपना जो एम्बिशन है वो है। हाँ। तो ये दोनों की एक टेम्पलेट ऑफ पॉलिटिक्स है, और जनता किस टेम्पलेट ऑफ पॉलिटिक्स को पसंद करती है आप देख सकते हैं। आपके एक प्रिय मित्र हैं कांग्रेस से, सोशल मीडिया का कार्यभार संभालती हैं, आप दोनों लोग डिबेट वगैरह भी काफी अच्छा करते हैं, है ना? तो सारे मित्र प्रिय हैं। अब वो जनता को प्रिय लगता है कि नहीं लगता है वो उनका। इस बार उनको टिकट नहीं मिला, पिछली बार तो लड़ी थी। हाँ। क्यों, कुछ पता है आपको? देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है पिछली बार जिस प्रकार से महाराजगंज में उनको 5% से भी कम या 5% के आसपास वोट मिला, उसके बाद मुझे लगता है कि हो सकता है उनके भी हौसले कम हो गए हो, और वो शायद कई कांग्रेस के नेता है जो चुनाव लड़ना नहीं चाहते। अब उनके जब युवराज अमेठी से नहीं लड़ना चाहते, जब रायबरेली का मैदान छोड़कर लोग राज्यसभा चले गए, तो जब राजा नहीं लड़ना चाहते तो ये छोटे वजीर से क्या। मैंने सुना है इस बार अमेठी से वाड्रा साहब आ रहे हैं लड़ने के लिए। कुछ शुभकामनाएं, अगर लड़ना चाहते तो लड़े। और एक बात तो स्पष्ट है कि ये पार्टी नहीं, ये पारिवारिक कंपनी, ये तो स्पष्ट है कि अपना अधिकार वो किस प्रकार से समझते हैं किसी भी सीट पर, तो वो समझते हैं कि ये पार्टी की तरह नहीं चलती है, पारिवारिक कंपनी की तरह चलती है। यदि वो उनको लाना चाहते तो लाए, हमने तो स्मृति ईरानी जी को घोषित कर दिया है वहां से। हम तो इंतजार में है कि अमेठी से कोई तो कैंडिडेट है, और कोई आ ही नहीं रहा। आइए गाड़ी में चलते हैं। चलिए, बेहतर। ठीक है, तुम लोग इधर ही बैठो और लंच कर लो, आप कुछ रहेगा तो बताओ। ये वाला जो हम लोग अभी यहाँ पे बातचीत कर रहे थे, ये मतलब आया कैमरे पे? सब है, क्योंकि वो फोन पे बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि भाई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा था। नहीं तो फोन पे कोऑर्डिनेट कर रहे थे। हाँ, हमने ऑडियो एकदम सेपरेट कर दिया है ना। अच्छा, तो इनका ऑडियो नहीं जा रहा था। हाँ, सिर्फ हमारे माइक से जा रहा था। कैमरे में अपना ऑडियो ही नहीं जा रहा है। पानी की बोतल है क्या यहाँ पे? पानी की बोतल है, दूसरी उसमें गाड़ी में रखी है, मंगा लो ना। अभी इनको बोल दो ना, पानी की 2-3 बोतल ले आना जल्दी से एक बार। बताइए कहाँ से शुरू किया जाए? जहाँ आपकी मर्जी हो वहाँ से शुरू किया जाए। सफ़र अभी चल रहा है, और गाड़ी का भी सफ़र चलता रहेगा, और ज़िंदगी का भी सफ़र चलता रहेगा। बेहतर तो जहाँ से आपको शुरुआत करनी है। मैंने ये सोचा है ना कि 5 साल में आपकी सरकार ने क्या किया, ठीक है? आप 5 साल तक अपने सरकार को अलग अलग मुद्दों पे डिफेंड करते रहे, उस पर बातचीत होगी। थोड़ा सा कुछ पार्टियों को अभी हाल फिलहाल में आपने जिन भी परिस्थितियों के साथ अपने साथ मिलाया, या फिर वो जिन भी परिस्थितियों के कारण आपके साथ आए, उस पर बातचीत होगी। जैसे और ऐसा क्या है भाजपा में, आपके नेताओं में, और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में, कि इतने सारे नेता पार्टी छोड़ के आपके यहाँ आ रहे हैं ज्वाइन करने? इन सब पे बातचीत होगी। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि किसानों की आय 2022 में कितनी दुगनी हो गई? किसानों की आय जब 2022 में दुगनी करने का वादा हमने किया था 2019 के चुनाव में, तब आपको और यार हमें नहीं पता था कि कोविड जैसी महामारी जो दुनिया में 100 वर्ष में एक बार आई है, वो 2-2.5 वर्ष हमारे खराब करेगी। परंतु उसके बावजूद भी निरंतर ईमानदार प्रयास करने से, मैं आपको एक राज्य तो बताता हूँ जहाँ पे दुगनी हुई है। त्रिपुरा में जाके आप चेक कीजिए, मैं आपको गलत डेटा नहीं दूंगा। त्रिपुरा में दुगनी हुई है। इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि किसानों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लगातार हमें समर्थन देकर या उसको कम करना है, एक प्रयास। और किसानों को जो उनका प्रोडक्ट होता है, आउटपुट होता है, उसके लिए एक बेहतर विकल्प देना है मार्केट के रूप में, ताकि उनको बेस्ट प्राइस मिल सके। यही इकोनॉमिक तरीका है। कॉस्ट लो करोगे और प्राइस ऑफ प्रोडक्ट हाई करोगे तो उनकी आय जो है नेचुरली बढ़ेगी। अब इसमें एक चीज़ ये है कि जो किसानों की
प्राइस है या जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो हाई तो करनी है, हाई करवानी है, पर हमको ये भी देखना है कि कंज्यूमर जो उपभोक्ता है वो उसी को खरीद रहा है, तो कंज्यूमर को भी उसकी मार ना पड़े। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका था कि भाई इसमें से बिचौलिए जो मार्जिन बहुत बड़ा लेते हैं जिससे कि हमारी प्लेट पे वो खाना आता है, उसके लिए हम प्राइस तो दे रहे हैं अच्छी खासी, पर वो प्राइस पूरी तरह से जनरेट होके किसान तक नहीं जा रही है, बीच में बिचौलिया खा जा रहे हैं। उन बिचौलियों को हटाना था, उसके लिए ईमानदार प्रयास किए गए। उसमें कुछ लोगों ने राजनीति करके उसको नुकसान भी पहुंचाया, परंतु फिर भी उसके बावजूद भी जो इनपुट है उसको कम करने के लिए किसान सम्मान निधि जो इनपुट में एक सब्सिडी की तरह काम करती है, WTO और अलग अलग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे इसका विरोध भी किया गया। आपने देखा होगा पीयूष गोयल जी ने बड़े कठोरता से बात रखी। उसके बाद हम लोगों ने किसानों को और भी चाहे वो यूरिया हो, छोटी बोतल में अब भी यूरिया मिलता है, उसकी प्राइसिंग कम करनी हो, नीम कोटेड हो ताकि उसको डाइवर्ट ना किया जा सके, फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ हो, बाकी सब्सिडीज़ बढ़ा कर देना, उनके लिए बाकी भी जो कॉस्ट ऑफ इनपुट है उसको कम करने के लिए लगातार प्रयास करना। किसान को मार्केट एक्सेस हो। मार्केट एक्सेस कैसे हो सकता है? अगर आज आप बोलोगे मैं डिजिटल पे जा रहा हूँ, पर डिजिटल कम्युनिकेशन का जो विस्तृत जाल बैठा है जिसमें 6 लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर देश में आया, गांव तक पहुंच चुका है, पंचायत तक पहुंच चुका है, तो किसान अपने फ़ोन पे उसको राइट रेट और कहाँ पे मुझे बेस्ट प्राइस मिल सकता है, क्या चल रहा है, या कोई क्रॉप में अगर कोई कीटाणु लग जाते हैं, नष्ट हो जाता है, या वेदर के पैटर्न्स जो चेंज हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें किसान अब फोन के माध्यम से जितना भी उसको समझ में आ रहा है, या किसान हेल्पलाइन पे फोन करके उसको थोड़ा करके उसको अपने कॉस्ट ऑफ इनपुट को और बेस्ट प्राइस के लिए वो एक डिजिटल माध्यम से जुड़ सकता है। ई-नाम के माध्यम से हमने जो मंडीज है उनको कम से कम ऑनलाइन जोड़ दिया ताकि उसके पास अनेकों मंडीज का ऑप्शन हो जाए कि भाई बेस्ट रेट कहाँ मिल सकता है। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स हेल्प कर रही है वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट करना, ताकि एक क्रॉप को अगर हम लोग थोड़ा वैल्यू एडिशन कर ले तो उससे उसको ज़्यादा दाम मिले। और एग्रीकल्चर एक स्टैंड अलोन नहीं हो सकता, एग्रीकल्चर के साथ साथ, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, महाराष्ट्र में सक्सेस ऑफ किसान क्या रहा है वेस्टर्न महाराष्ट्र के, और इसमें मैं शरद पवार जी को काफ़ी मैं मानता हूँ इन चीज़ों में, पवार फैमिली को। उन्होंने किसानों को समर्थन देने के लिए वहाँ पर एग्रीकल्चर के साथ साथ डेयरी के साथ साथ हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये सारी चीज़ों को बल दिया और इसको एक्सपोर्ट वर्दी बनाया। तो इससे उनकी आय बहुत दुगनी हुई, तिगनी हुई, चौगनी हुई। तो ये मॉडल जो है हमको पूरे देश में लागू करना है, कोऑपरेटिव सेक्टर। तो क्या आपको लगता है कि ये डिजिटल होने से इतना फायदा हुआ है? क्योंकि मैं समझ पाता हूँ कोई भी चीज जो योजनाएं हैं, हाँ अनिल जी, ऐसा है, मैं आपको एक बात बताऊँ, हम लोग बैठ के ये समीक्षा जरूर कर सकते हैं कि कितना हुआ नहीं हुआ, और मॉक करने के लिए हम लोग क्रिटिसाइज करने के लिए या ताना मारने के लिए भी कह सकते हैं अरे ये नहीं हुआ, आप दुगना करने वाले थे, दुगना नहीं हुआ, 90% हुआ, ये कह सकते हैं। ये बात दुगने की बात फिलहाल अभी हटा ही रहा हूं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि डिजिटल की बात, मैं आपको कह रहा हूं कि ईमानदार प्रयास हुए नहीं हुए, इसको देखिए। और जो चुनौतियां रही उसके बावजूद हुए, जो कोविड की चुनौती भी रही और उसके अलावा भी जो चुनौती रही उसके बावजूद भी रहे। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, आज किसानों की बात करने का अधिकार उन लोगों को तो कम से कम नहीं होना चाहिए ना जिन्होंने किसानों की ऐसी हालत कर दी थी। विदर्भ में कितने फार्मर सुसाइड्स होते थे महाराष्ट्र में, आज उनको तो अधिकार, ये जो लोग कहते हैं ना, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी इन्होंने मैनिफेस्टो निकाला है कांग्रेस वालों ने, उसमें तो बहुत सारी टीका टिप्पणी हो सकती है। किसी भी सरकार में नहीं, किसी भी सरकार का नहीं, कांग्रेस पार्टी से आपने पूछा है कि 2019 का उनका मैनिफेस्टो आपने देखा था? उसमें कहा था कि हम APMC हटा देना चाहते, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हटा देना चाहते, और जब 3 कानून आए तब उन्होंने पूरा यूटर्न करके बोला कि ये काले कानून है। इसकी पैरवी की थी नहीं की थी 2019 के मैनिफेस्टो में? मैं झूठ बोल रहा हूँ? और केरल में APMC एक्ट लागू है क्या? ये पूरे देश में इन्होंने आंदोलन करके 3 कानून हटा दिए, ठीक। केरल में APMC एक्ट है क्या? नहीं। वायनाड से सांसद है राहुल। आप ये कह रहे हैं कि फार्मर्स के जो प्रदर्शन हुए थे 1.5 साल लंबे, उससे काले कानून नहीं हटे, नहीं, कांग्रेस ने हटवा दिए? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है कि जो बात कांग्रेस पार्टी एक समय पर कहती है और हर विषय पर, अब देखिए, वो उससे मुकर कर पॉलिटिकली कन्वीनियंट स्टैंड लेती है, चाहे उसमें देश हित हो या ना हो, और वो इतनी अपने स्टैंड के प्रति वफादार नहीं है कि जिस स्टैंड को वो मान लो कश्मीर में रखती है वो केरल में नहीं रखती, जो कानपुर में रखती है वो केरल में नहीं रखती। यही मैं कह रहा हूँ
एक स्टैंड है ना उनका, अब इनका स्टैंड सुनिए ना, उनके हिसाब से एपीएमसी में संशोधन करना ये काला कानून था। इसका मतलब एपीएमसी बहाल रहना चाहिए। केरल में एपीएमसी नहीं है तो काला कानून तो वहां पे है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बोला गया राहुल गांधी के द्वारा उनके एलाय लेफ्ट को कि आपने ये काला कानून यहाँ पे क्यों लागू किया हुआ है जहां पे एपीएमसी एक्ट नहीं है? देख लेना दीजिए, कानून का पूरा फॉलो कीजिए। क्या नमस्कार भाई साहब। अरे नमस्कार। कैसे हो भाई साहब? बस आप क्या नाम? बहुत बढ़िया। जाओ। जय रेड लाइट ये भाई भी साथ है, है। ये भी साथ है अपनी। हाँ वो भी जाओ साथ। जाओ तो वो भी जाओ। चलिए धन्यवाद भाई साहब। रेड लाइट पर रोक लिया करो। भाई याद रोक के हाँ रेड देखिए मीडिया वालों को कानून का पूरा पालन करना चाहिए और इसको एडिट मत करना। अरे हम तो करते ही हैं, गलती हो गई। हाँ तो ये मेरा कहना है कि अब मैं चाहता हूँ कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इन चीजों को उठाया था, क्या कांग्रेस पार्टी ने एक भी बार केरल की सरकार को पूछा एपीएमसी एक्ट क्यों नहीं लागू है? क्या कांग्रेस के साथ जो कुछ संगठन आए थे, राकेश टिकैत जी, मैं उनका नाम लेता हूँ, हालांकि 2022 के चुनाव में उनके बूथ पे भी वो नहीं जीत पाए, पर मैं राकेश जी का बहुत सम्मान करता हूँ। राकेश जी को सहसम्मान में पूछना चाहता हूँ कि कब जाएंगे वो केरल एपीएमसी एक्ट लागू कराने? बेहतर आपने ये जो कहा ना, उससे उनके बारे में भी क्लैरिटी लोगों को मिलेगी। आपके वीडियोस काफ़ी चलते हैं और जस्ट पे तो बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं, थैंक यू भाई साहब। है ना। लेकिन मेरा सवाल जो आपसे है, जो आपकी सरकार से है, वो ये समझने के लिए है कि यदि आप डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं कि वही किसान डिजिटल पे ये अपना रेट हर जगह देख पा रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप कोई भी एक योजना लेके आते हैं, मैं एक योजना का नाम लेना चाहता हूँ, 2019 चुनाव में आपके मैनिफेस्टो में भी शामिल था कि किसान मानधन योजना। उसके तहत ये था कि 60 वर्ष तक के जो किसान हो जाएंगे उनको सरकार पेंशन देगी। लेकिन कैसे देगी? 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक के जो किसान है, वो किसान 55 रुपये से लेकर 200 रुपया महीना जमा कराएंगे, उसके बाद ये हो पाएगा। ठीक है, तो 2019 में जब ये बात आई तो उस दौरान 23,40,192 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया और अब तक मात्र 50 लाख किसानों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया है और सरकार ने कहा था कि इससे 42 करोड़ किसानों को सीधे लाभ पहुंचेगा। केंद्र की जो भी स्कीम होती है उसको ठीक से क्रियान्वित करने का दायित्व स्टेट के ऊपर होता है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। किसान सम्मान निधि हम करोड़ों किसानों को देते हैं, 12 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ से ज़्यादा दिए हैं। वर्ष के 6,000 रुपये मिलते हैं। कुछ स्टेट्स जैसे मध्य प्रदेश, मुझे जहाँ तक याद है, वो 10,000 रुपये देता है, उसमें ऐड करके देता है। कई स्टेट्स ऐसे, वेस्ट बंगाल या तमिलनाडु जैसे, वो जो नाम ही नहीं बताते किसानों के, वो डेटा ही नहीं देते और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। अपने छोटे से राजनीतिक हित के लिए किसानों की किस प्रकार की अनदेखी कुछ राज्य सरकारें करती हैं, ये इसके पर मैं यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं जब हाल फिलहाल में ग्राउंड में गया था भाई, तो मैंने लोगों से पूछा, सरपंचों से पूछा, उनको इस योजना के बारे में ही नहीं मालूम। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि राज्य सरकार की ही तो, देखिए एग्रीकल्चर स्टेट और सेंटर दोनों में आता है। एग्रीकल्चर शुद्ध रूप से सेंटर का मामला नहीं है। सेंटर वैसे कोई स्कीम लाती भी है सामाजिक जन कल्याण की और उसमें आगे बढ़कर वो 80%, 90%, 100% तक का लोड ले रही है, फाइनेंशियल लोड, तो स्टेट गवर्नमेंट्स इसको क्यों नहीं लागू कर पा रहे? ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसके एडवर्टीजमेंट पे जो खर्च किया तो आखिर आम लोगों तक पहुंचा क्यों नहीं? उसमें आप देखिए कि किस प्रकार से 19-20 में 1 अरब 25 करोड़ रुपए खर्च हुए, 20-21 में 1 अरब 40 करोड़ खर्च हुए, 20-21 वो आप इसका एक एनालिसिस कीजिए। वो हिस्सा था जब कोविड था। मैं इसमें बताता हूँ ना, इसमें 2021-22 में 40 करोड़, 2022-23 में 12 करोड़ 50 लाख। इसमें एक काम कीजिए आप, इस नहीं हर स्कीम का एक एनालिसिस कीजिए कि केंद्र ने जो स्कीम स्टेट्स की भलाई के लिए लागू करने के लिए इतना करोड़ों रुपया खर्च किया, आखिरकार कौन से स्टेट्स ने इसको ठीक से ईमानदारी से किया और कौन से स्टेट्स ने इसको ईमानदारी से नहीं किया? तो क्या जहां भाजपा शासित राज्य है उन्होंने मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। मैंने कहा आप इतने रिसर्च के, आपको पसंद है रिसर्च, इसको जरा कीजिए आप। पश्चिम बंगाल ने कैसे किया, उत्तर प्रदेश ने कैसे किया, उत्तराखंड ने कैसे किया। मैं आपको दूसरी योजना बताता हूँ, नल से जल योजना। नल से जल योजना में कोई राजनीति हो सकती है? एक गांव में हर घर में नल लगे, उस नल से लगने से वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ हो कि साफ पानी घर तक आ जाए। हमारा आज भी पुरुष प्रधान देश है। इस चक्कर में क्या होता है कि मेरे देश की महिलाएं, मेरे देश की बहन बेटियां, उन पर यह भार डाला जाता है कि तुम 1 बाल्टी पानी लाओ, 2 बाल्टी पानी लाओ, जो गलत है।
2-2, 3-3 घंटे एक बाल्टी पानी कुएं से लाना या तालाब के स्रोत से या जो भी स्रोत से लाना, वो 3 घंटे अगर वो बेटी पढ़ लिख ले तो कभी वो आर्म फोर्सेस में चली जाए या कभी यूपीएससी कर ले, या अभी तो मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया तो इंशाल्लाह सांसद बन के आए हमारे यहाँ। कितना वो टिकट दिया इस पे सवाल मैं उस करता पर भी हूँ। आएंगे, मुझे पता है आपके सारे सवाल लेकर बैठे हो, मुझे पता है, मैं उस पर भी आऊंगा। पर मैं ये कह रहा हूँ मैंने भेजे तो नहीं थे ना सवाल? नहीं, भेजने का सवाल नहीं है, ऐसा है कि हम लोग को जनता के मन में भी बात समझ में आ जाती है, पत्रकार के मन में भी। लोग को लगता है कि जनता जब हमारी बात से एग्री करती है तो ईवीएम हैक है, अब वो बोलेंगे पत्रकार हैक हो गया। तो ये जो नकारात्मक भावना रखने वाले लोग हैं उनका कुछ इलाज नहीं है। पर मैं पॉइंट पे ये आ रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ नल से जल योजना में कि एक तो 2014 से पहले 16 करोड़ ग्रामीण घर मतलब हाउस होल्ड्स, 25 करोड़ हाउस होल्ड है देश में, अप्रोक्सीमेटली 16 करोड़ ग्रामीण है। अर्बन में तो चलो सबके यहाँ नल से जल है ही। 16 करोड़ में से लगभग 2 या 3 करोड़ घर ही थे जहाँ पे नल से जल था। आज वो 75% कवरेज हो चुकी है। उत्तराखंड में ऑलमोस्ट 100%, हिमाचल में 100% हो गई थी, भाजपा शासित कई प्रदेशों में 100% हो गई, गुजरात वगैरह में, पर ये राजस्थान में नहीं हो पाई, ये और अन्य राज्यों में नहीं हो पाई। ये क्यों नहीं हो पाई और इसमें क्या राजनीति होनी थी? और इसी प्रकार से बाकी योजनाओं के साथ भी किया जाता है। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने खर्चे पे कई योजनाओं को क्रियान्वित करती है जिससे कि स्टेट के ही लोगों का फायदा हो, जिससे कि स्टेट का एक प्रकार से जो रिसोर्सेज बचे, जिससे कि अब एक घर में नल से जल पहुंचता है तो यूनाइटेड नेशंस की या किसी इकोनॉमिस्ट की स्टडी है कि इसका 50-60 हज़ार रुपए डायरेक्ट सेविंग हो जाता है। शौचालय बनने से 70,000 रुपीज़ का पर एनम एक परिवार को हेल्थ कॉस्ट की सेविंग होती है, क्योंकि आपका सैनिटेशन स्वच्छ होगा एकदम, जो आपकी टॉयलेट की व्यवस्था वगैरह आपके घर में होगी, तो आपके शरीर पे वो दबाव नहीं पड़ेगा। कई बार महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक नहीं जा पाती थी शौच में, और जाती थी तो फिर उनके इज्जत के साथ क्या हो जाता था, अगर जल्दी सुबह चली गई 5 o'clock के पहले या रात को 12-1 बजे, ये व्यावहारिक प्रॉब्लम्स हम लोग शहर में रहते हैं हमको नहीं पता, पर गांव में कितनी चुनौती हुई थी। तो एक शौचालय, एक नल पहुंचने से ये कितना बड़ा नारी शक्ति का एक ताकत बढ़ाने वाला काम था, पर इसमें भी लोगों ने रोड़ा अटकाया। खैर इस पे मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा, लेकिन हाँ एक चीज है, इस पे क्यों नहीं क्वेश्चन करना है? तो फिर मैं करता हूँ ना। ना। मेरा घर पड़ता है बिहार के गोपालगंज में, ठीक है, मेरे यहाँ भी जल नल योजना लगी हुई है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, बिहार तो आप उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में कंपैरिजन कीजिए और कीजिए आकलन कि पिछले 2-3 सालों में कितने नल लगे, क्यों नहीं लगे। ये स्कीम 2018 से 19 से आई। हाँ, तो उसके पेस को आप मेजर कीजिए कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में क्या पेस से चली, और जब हमारी सरकार आई उसके बाद वो सरकार चली गई, फिर उसके बाद ऐसे लोगों की सरकार थी जिन्होंने वैसे ही बिहार को किस स्थिति में रखा था कई वर्षों तक, वो देखिए। बेहतर है आगे ना कहीं पानी की दुकान पे रोक लेना पानी लेने के लिए। ठीक, तो मैं इससे शिफ्ट होता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, आपकी इच्छा, आप शिफ्ट होइए। भारतीय रेलवे की बात करना चाहता हूँ। वंदे भारत ट्रेन, हाई स्पीड की बात कही आप लोगों ने, आप ट्रेन लेके आए। हाल ऐसा है कि लॉस चल रहा है वंदे भारत को चलाने से, क्योंकि सारी सीटें ही नहीं भर पाती हैं। इसमें गरीबों के लिए क्या है? एक तो ये बहुत ज़्यादा महंगा है। एक ट्रेन हुआ करती थी गरीब रथ, उसमें भी लोग इतना महंगा वो है कि गरीबों के लिए कोई व्यवस्था है नहीं। सीनियर सिटीजन्स के जो एक्स्ट्रा उनको पैसों का बचत होता था वो भी आप लोगों ने छीन लिया है। अच्छा, तो ऐसे कैसे चलेगा दादा? ये आपका एलिगेशन है, कांग्रेस का एलिगेशन है? ये खबरें हैं, रिपोर्ट है, खबरें हैं, रिपोर्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ, खबरें, न्यूज़ मीडिया की रिपोर्ट है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रेलवे स्टेशन पे आपको नहीं लगता कि वंदे भारत में कोई गरीब जाकर चढ़ सकता है? मैं बताता हूँ, मैं एक पॉइंट का जवाब देता हूँ। रेलवे स्टेशन में जाकर वहाँ पर प्रतीक्षा अंबानी जी करते हैं या वहाँ पर कॉमन मैन जाके प्रतीक्षा करता है अपनी ट्रेन की? कॉमन मैन करता है। कितने रेलवे स्टेशन का कायाकल्प अभी उसके तेज गति से अभी होने लगा है, और बड़े बड़े रेलवे स्टेशन नहीं, केवल मुंबई या दिल्ली या लखनऊ के रेलवे स्टेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे शहरों के रेलवे स्टेशन का कायाकल्प। ये रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होना, उसको एक मॉडर्न फैसिलिटीज से लैस करना। इससे पहले स्टेशन का कायाकल्प क्या था कि एक बेंच लगवा दी, 3 नेताजी आए, फोटो खिंचवाए कि हमने बेंच लगा दी। एक कहीं हमारे पूना में बहुत वर्षों तक एक एस्केलेटर लगा था रेलवे स्टेशन, एक एस्केलेटर, पूरा गंदा रेलवे स्टेशन, एक एस्केलेटर लगा था, वो 10 साल तक मार्केट हुआ। आज नए रेलवे स्टेशन जिसमें कि एक, मैं ही नहीं कह रहा कि
सब चीज़ें नए 100% हो चुकी है, हम्म। पर पर मैं कह रहा हूँ कि एक एस्पिरेशनल अप्रोच जो है हमारी जनता का, कि वो जाए तो जैसे एयरपोर्ट में एक सुविधा मिलती है, आप एयरप्लेन से ट्रैवल ही करते होंगे, ज़्यादातर नहीं, इधर मैं से ट्रेन उधर, से ही ट्रेन करता से भी हूँ, करते होंगे, गरीब चलिए आदमी। अच्छी बात है। पर जो एयरपोर्ट में आपको एक वेटिंग लाउंज मिलता है, आपको एक बैठने की ठीक सीट मिलती है, चार्जिंग पॉइंट मिलता है, वाईफाई मिलता है, आपको अगर कहीं पे रेस्ट करना है, अगर लंबा सफ़र है या फ्लाइट कनेक्टिंग है तो उसमें रेस्ट करके पानी, टॉयलेट, क्लीन टॉयलेट्स, इस तर्क से हमारे स्टेशंस को बनाना, क्या ये गरीबों के लिए ज़रूरी नहीं है? क्या हम गरीबों को गरीबी में ही रखेंगे? पर मेरी गरीब बात वहाँ सुनिए। पहुंचेगा कैसे भाई? रेलवे स्टेशन कौन पहुंच रहा है? अडानी अंबानी पहुंच नहीं रहे तो जो पहुंच रहा है ना, वो आपके बेहतर, जो आप एकदम शानदार ट्रेनें लेके आ रहे हैं ना, भाई उस मैं पे पहले नहीं तो कर पा रहा है। स्टेशन और ट्रेन का अंतर तो समझो पहले। मैं समझ स्टेशन- गया, स्टेशन को आप पहले छोड़ तो दीजिए। स्टेशन नहीं, स्टेशन क्यों छोड़ दें? स्टेशन पे कितनी क्यों देर रुकना स्टेशन? है? अरे कितनी स्टेशन देर से रुकना ट्रेन पकड़ते हैं भाई साहब, आप मतलब ट्रेन से चलते ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं ट्रेन का मामला क्या है। भाई जितना समय एक आदमी स्टेशन पे रहता है और ट्रेन की सवारी भी करता है, पर स्टेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है उस पूरे नेटवर्क का। आप स्टेशन को कैसे छोड़ दोगे? चलो मैं रख लिया, नहीं चलो मैं रख लिया नहीं है, ये मान बहुत लेते हैं। आप तो देखिए टिकट इतनी महंगी है। अरे मैं एक एक करके आता हूँ भाई साहब। ऐसे आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड जवाब में नहीं है, आप इंटरेस्टेड वायरल वीडियो में है। आप वायरल वीडियो बनाने आए या आप कॉन्वर्जेशन करने आए? अब तो वैसे ही वायरल है, खैर। तो वायरल वीडियो बनाने के लिए आप मुझे ताने मारते रहिए पूरे इंटरव्यू में, पर कोई समस्या नहीं है। मैं सारे क्यों ताने मारूंगा भाई सुप्रिया श्रीनेत की गाली सुनता हूँ, आपके ताने तो मैं झेल ही सकता हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि और अच्छा है कि कांग्रेस वाले जो काम नहीं कर पा रहे आप कर पा रहे हैं। पर अच्छी बात ये क्या है, बात कर रहे हैं? नहीं ये एलिगेशन लगा रहे हैं आप मुझ पे। अरे आप क्यों बुरा मान रहे हैं? नहीं, मैं तो बुरा मानूंगा ना। अरे क्यों, कांग्रेस में इतना आपको कांग्रेस से नफरत है क्या? भाई, मतलब आप मैं भी कह किसी रहे का हैं मैं किसी का सपोर्टर मैं नहीं कह हूँ। रहा हूँ कि देखिए ऐसा है कि एक कॉन्वर्जेशन जो होती है ना, तो कॉन्वर्जेशन में हम थोड़ा लॉजिकल बात करें। आप मुझे पूछोगे कि भाई साहब फलानी जगह पे फलानी चीज़ ये नहीं हो पाए, हो सकता है आपकी रिपोर्ट सही हो। मैं आपको बताने की ये प्रयास कर रहा हूँ कि 70 साल में 60 साल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो नहीं हो पाई। हम धीरे धीरे करके हमारे जितने रिसोर्सेज हैं, हमारी जितनी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। आप ये ज़रूर बता सकते हैं कि एक जगह पर वो सीवरेज ओपन है, ये बता सकते हैं, है तो हकीकत ही है ना। ये कांग्रेस की विफलताओं का पिटारा दिखा रहे हैं मुझे। आप जो कह रहे हैं ना कि ऐसा है, ये अधूरा रह गया, ये कांग्रेस की विफलताओं का पिटारा है। तो आप दिखाते रहिए कांग्रेस की विफलताओं का पिटारा, पर हमने जो ईमानदार प्रयास किए वो मुझे कहने दीजिए। स्टेशन के कालकल्प के बारे में आप कह रहे कि नहीं हुआ है क्या? हुआ है, हाँ। बिल्कुल हुआ है। आप छोड़ो, आप ही लोगों के मानसिकता वाली इकोसिस्टम से एक किरण राव डायरेक्टर प्रोड्यूसर है फिल्म की, उन्होंने आप ही की तरह एक पॉडकास्टर है, पॉडकास्टर सौरभ लल्लन टॉप वाले, वो कट मत कर देना राइवलरी के चक्कर में आप लोग। अच्छा, आप सब इंडिया एक अलायंस ही है, तो आप सब एक ही अलायंस में, तो आप ये पूरा रखना। ये आप आरोप लगा रहे नहीं, हैं? आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जैसे पार्टियां अलायंस करती हैं, तो ऐसे यूट्यूबर भी तो अलायंस करते होंगे, कोलैबोरेशन बोलते हैं उसको। नहीं, कभी भी नहीं करा है। अच्छा चलिए, मुझे तो लगता है कोलैबोरेट करके करना चाहिए। उनसे तो कभी बात भी नहीं होती है नहीं, हमारी। सौरभ जी अच्छे इंसान हैं, तो वो सौरभ जी अच्छे इंसान हाँ, बिल्कुल है। तो पॉइंट ये है कि सौरभ जी को किरण राव जी इंटरव्यू दे रही थी, तो किरण राव जी ने बोला, हाय दैया, मेरी तो फिल्म की शूटिंग नहीं हो पाई, एक पुराना टूटा फूटा रेलवे स्टेशन बताना था, ये मोदी ने तो सारे रेलवे स्टेशन बदल दिए, ये क्लिप जरूर डालना। तो बहुत समय लग गया ऐसा रेलवे स्टेशन जो टूटा फूटा है वो ढूंढने के लिए। तो फिर सौरभ ने बोला, अरे ये तो क्लिप वायरल हो जाएगी। तो फिर उनको समझा कि अरे हाय हाय मैंने क्या बोल दिया। तो एनीवे पॉइंट है, ये क्लिप एक्सचेंज का जरूर डालना। तो स्टेशन के कायाकल्प हुए, ये केवल आप नहीं मान रहे, ये तो वो भी मानने को मजबूर है। अब आप कहेंगे कि स्टेशन सारे हो गए, वंदे भारत हमने कई ट्रेनें उसको स्टार्ट की, पूरे देश में वंदे भारत का नेटवर्क लाना है। वंदे भारत की टिकट्स की प्राइसेस जो है उसको भी मैं कह रहा हूँ कि रेलवे का सफ़र जो है, रेलवे का सफ़र कब करता है आदमी? एक तो होता है कि अब हम लोगों ने रोड नेटवर्क ऐसे बना दिया है कि जो 1-2 आवर्स का डिस्टेंस है उसमें आप रोड से ही जाना पसंद करेंगे, जैसे दिल्ली देहरादून या जो भी अब वो रोड से लोग करते हैं। इस प्रकार के हाईवे एक्सप्रेसवे बने। गडकरी जी के हाईवे एक्सप्रेसवे के काम को तो मानेंगे नहीं मानेंगे कि वो तेज़ हुए हैं, अच्छे रोड्स बने हैं, और 11 किलोमीटर पर डे के हिसाब से बनते थे, आज 37 किलोमीटर के हिसाब से। मुझे आपकी पार्टी में सबसे ज्यादा बेहतर जो इंसान लगता है ना, हाँ, वो गडकरी साहब है। नहीं वो है, उनके साथ काम के साथ मामले अश्विनी में भी। वैष्णव जी भी है, मैं उनका भी काम आपको बताता हूँ। फिर जो होती है मिड रेंज की जर्नी, जो होती है मान लो 3 से 7-8 घंटे की, उसमें
एक शॉर्ट ड्यूरेशन फ्लाइट्स होती है और फिर उससे ज़्यादा अधिक होती है तो वो तो ऑब्वियसली ऐसी जर्नीज होती है जो आप ओवरनाइट ट्रेन लेकर या ओवरनाइट या आप फ्लाइट लेकर जाते हैं, क्योंकि वो 1000 किलोमीटर की रेंज से ज़्यादा अगर या 800-900 किलोमीटर की रेंज से ज़्यादा होती है, मतलब नॉर्थ से एकदम साउथ आना है जो भी है। अब छोटे वाले उसमें ये जो रोड से जा रहा है वो कम्पीट कर रहा है फ्लाइट्स के साथ, मतलब छोटी डिस्टेंस की फ़्लाइट्स अब कौन लेता है आजकल, कोई ज़्यादा लोग लेते नहीं हैं। रेलवे भी उसमें कोई नहीं सफ़र करता है, ज़्यादातर लोग रोड से ही जाते हैं। फिर जो मिड डिस्टेंस की होती है वहाँ पर अब फ्लाइट्स को भी कम्पिटिटिव होना है, रेलवे को भी कम्पिटिटिव होना है, और सड़क का भी निर्माण ऐसा हो रहा है कि वो भी कम्पिटिटिव हो जाएंगे, मतलब 7 घंटे की जर्नी 4-4.5 घंटे में होगी। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो है मार्केट फोर्सेस से भी डिटर्मिन होती है, और वो मार्केट फोर्सेस जो है मुझे लगता है फ्लाइट और ट्रेन दोनों के प्राइसेस को लोअर करेगी, क्योंकि एक विकल्प, दूसरा विकल्प मोदी जी जो दे रहे हैं वो सड़क से ट्रैवल करने का दे रहे हैं। आपकी जहाँ तक बात है वंदे भारत ट्रेन्स का, वंदे भारत ट्रेन्स के नेटवर्क को बिल्कुल बढ़ाया जा रहा है। इतनी सारी वंदे भारत ट्रेन्स का उद्घाटन और उसको लोकार्पण कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि हर एक भारतीय जो है ऐसी ही ट्रेन में सफ़र करे, सफ़र ना करे वो मग्गा चेन से बंधा हुआ हो, वो सफ़र ना करे, वो सफ़र करे, और उसके लिए थोड़ा समय भी लगेगा। अब रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। आप बोलोगे रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन से आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे आपने कहा स्टेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें रुकते ही कितनी देर है। रेलवे लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन से एक तो हमारे देश पे जो इंपोर्ट करते हैं हम लोग कोल वगैरह जिससे कि ट्रेन चलती है, उसका एक इंपोर्ट बिल कम होता है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिफिकेशन से चल रहा है। तो उससे जो है हमारे जो विदेशी भंडार डीजल और उससे जो हम लोग इसको चलाते हैं उसकी वजह से जो कॉस्ट कम होता है, इंपोर्ट कॉस्ट कम होता है, क्या उसका आम आदमी को फ़र्क नहीं पड़ता है? क्या हम लोग का जो एनवायरनमेंट पे इसका इम्पैक्ट होता है? अब जो रेलवेज़ ने एक लक्ष्य रखा है कि हम लोग कार्बन फुटप्रिंट कम करेंगे जिससे कि हमारा एक कंट्रीब्यूशन पर्यावरण की तरफ होगा, क्या उससे आम आदमी को फ़र्क नहीं पड़ता है? क्या हम लोग एक क्या करते हैं ना, हम लोग अपना ऐसे वो घोड़े ब्लाइंडर्स लगाते हैं उस प्रकार से चलने लग जाते हैं। पैसा हम लोग को कि नहीं कॉम्प्रिहेंसिव देखना है। हाँ, पैसा, ये टिकट का भाड़ा, देखिए टिकट का भाड़ा मुझे लगता है कि अब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि रूट्स के हिसाब से आप एक अपना व्यक्तिगत मुद्दा पूछ रहे हो, पर ओवरऑल ओवर दी पूरे सर्किट आप देखेंगे फ्रेट और रेलवे और टिकट्स के जो प्राइसेस है आज की तारीख में जो हमारी इकोनॉमी है उसके हिसाब से बहुत कम्पिटिटिव है। इसको और भी कम्पिटिटिव करने का स्कोप होगा तो क्यों नहीं करेंगे? ठीक है। रेलवे का जॉब प्रॉफिट बनाना नहीं है, रेलवे का जॉब पीपल की सहूलियत के लिए। हाँ, पर रेलवे प्रोफेशनली चलेगी। हाँ। ये रेलवे पॉलिटिकली नहीं चलेगी। आप लोग क्या करते हैं कि जब बिहार में एक रेलवे मिनिस्टर आते थे और वो कहते थे कि चुनाव आने से पहले मैं 2 स्टेट में, चुनाव के स्टेट में दे दूंगा वहां पे 2 रेल और बाकी कुछ नहीं करूंगा, तब वो रेलवे बहुत बढ़िया चल रही थी। आज जब हम एस्पिरेशनल जा रहे हैं कि एक अच्छा स्टेशन बने, एक अच्छी ट्रेन की एक्सपीरियंस बने, लालू यादव की बात कर रहे हैं जो रेल मिनिस्टर हुआ करते जो भी थे। बात कर रहे हैं, उनके तो परिवार ने रेलवे की जॉब भी बेच दी थी जमीन के नाम पे, कि जिसको पैसे नहीं देने हो रहे हैं वो जमीन दे दे अपनी। लैंड फॉर जॉब करने वाले लोग बहुत बेहतर काम कर रहे थे रेलवे के लिए। जो लोग 1-1, 2-2 ट्रेन देते थे खैरात में, वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। फिर उस दौरान एकदम से इतना प्रॉफिट कैसे हुआ कि विश्व पटल पे वो उनका नाम प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ आप जरा देख लीजिए अध्ययन करके ना। ये तो प्रॉफिट हुआ, इस प्रकार की बातें हैं। ये तो कपिल सिब्बल कहते थे कि 2G और कोयला घोटाले में कोई लॉस ही नहीं हुआ। चिदम्बरम जी ने कहा था कि वो कोयला जमीन के अंदर है तो घाटा कहाँ हुआ, लॉस कहाँ हुआ। ये ऐसी भी थियरी कांग्रेस ने ही दी है, और इस कांग्रेस की थियरी से कई लोग संतुष्ट भी हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब ऐसे लोगों को कैसे कन्विंस किया जाए। मैं बिहार की बात करता हूँ। अभी आपने नीतीश कुमार के साथ वापस सरकार बना लिया है, और अब मैं वो सवाल 2-3 करूँगा जिसमें आपने कहा था कि अब ढंग से रिसर्च करके नहीं आए हैं, तो थोड़ा सा बातचीत हम बिहार पे करते हैं, है ना? भागिएगा मत। ढंग से रिसर्च का नहीं है सवाल। सवाल ये है कि आप मुझे अगर स्पेसिफिक हर चीज़ पूछोगे तो स्पेसिफिक जवाब मुझे अच्छा लगता है कि मैं कोट करूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो बिहार की बात करते हैं। बिहार की बात करते हैं। जब मैं और आप आपके दफ्तर में बैठे हुए थे तो उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी नवादा से लाइव थे। ठीक, प्रचार चल रहा है। उन्होंने कहा वहाँ से कि नीतीश के नेतृत्व में बिहार जो है वो जंगल राज से आज़ाद हुआ है, और वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे ऐसे नए कार्यक्रम किए गए हैं, पॉलिसीज़ बनाई गई है, सुरक्षा का भाव है वहाँ के लोगों में। क्या आपको लगता है कि ऐसा है? क्या ये सच है? दूसरी सबसे बड़ी बात कि अभी हाल ही में जब वो
आरजेडी के साथ गठबंधन में थे, तो आप लोग बहुत सारे एलिगेशन लगा रहे थे उनके ऊपर, और एकदम से वो चेंज हो गए तो सब सुधर गया। हाँ, तो मैं इसका दोनों का जवाब देता हूँ। पहले तो जब आप कोई गलती करते हो तो अक्सर आपके माता पिता आपसे ये डायलॉग करते होंगे कि तुम्हारी संगत का असर है। गलती उनको आप में नहीं नजर आती। अच्छा। जो आपकी संगति होती है ना, वही तो तय करता है कि आपका चरित्र कैसा हो जाता है। मान लीजिए अनिल जी, आप मेरी संगति में रहोगे, ना मैं स्मोक करता हूँ, ना मैं पार्टी करता हूँ, ना मैं डांस करता हूँ, ना मैं ड्रग्स करता हूँ, तो अच्छी संगति में रहोगे। और आपके संगति में ऐसे लोग होंगे जो दिन भर जुआ खेलते, दारू पीते, शराब करते हैं, गुंडाई करते हैं, महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं, तो उसका कुछ तो छाप आप पे पड़ेगा, आपके पूरे आउटलुक पे पड़ेगा ही। ये आप ईमानदारी से कर रहे हैं? हाँ, संगति का नहीं शहजाद भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, ये राजनीतिक जवाब ये है। राजनीतिक जवाब मेरे माता पिता नहीं है। आपके एक बात बताइए, आपने कहा था कि नीतीश कुमार की भाषा बेहद घटिया, आपने कहा था कि नहीं कहा? अरे भाई एक एक करके देखो, फिर से आप जो है ना, जैसे आप नहीं, मैं बिल्कुल नहीं घुमा रहा हूँ, ऐसे मैं आपको इस बार मैं जवाब ऊपर अपने हिसाब हूँ। से दूंगा। नहीं, आप ऊपर नीचे का देखो, डिबेट का वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप कॉन्वर्सेशन करने नहीं, आप पॉइंट स्कोर करने हैं। अभी आपसे मुंह से निकल गया कि मैं ऊपर हूँ इसमें। हाँ, तो यहाँ पे तो मैं सही जगह पे हूँ ना, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कर लिया था। एक तो भाव मैंने स्पष्ट कर दिया कि आप कॉन्वर्सेशन करने नहीं आए, आज आप आए कि मैं इस प्रवक्ता को घेर के दिखा दूं। मैं ये कहता हूं कि संगति का असर पड़ता ही है, चाहे वो आपके राजनीतिक दृष्टिकोण पर हो, आपके राजनीतिक सरकार के क्रियान्वयन पर हो, या आपके व्यक्तिगत जिंदगी पर हो। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि द मैन इज जज्ड बाय द कंपनी ही कीप्स। आप अंग्रेजी तो पढ़ते होंगे, मैन इज जज्ड बाय कंपनी ही कीप्स, ये सुना है ना? ये मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये राजनीतिक स्टेटमेंट थोड़ी, ये तो फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है जी। तो मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अब जो कंपनी में वो थे, उस कंपनी का चरित्र ही ये था, परिवारवाद फर्स्ट, उसके बाद उनका गुंडा राज फर्स्ट, जंगल राज फर्स्ट, उत्पीड़न फर्स्ट, करप्शन फर्स्ट। ये कन्विक्टेड हुए लोग हैं करप्शन में, ठीक है, ये माफिया राज के सरगना रहे हैं, तो उनका असर तो पड़ेगा ही। हाँ, नीतीश जी के विषय में और जो बाकी आप कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि ऐसा सब कुछ हो चुका है क्या, भाई इसका जवाब मैं थोड़ी दूंगा, इसका जवाब देश की जनता और बिहार की जनता देगी ना। आप चुनाव के लिए रुकिए ना, आप 40 सीट है ना बिहार में, अब देख लीजिए, जनता ही जवाब देगी इसका। शहजाद पूनावाला की क्या औकात की भाई, मैं नवादा की जनता के लिए जवाब लेकिन जिस तरीके से शहजाद भाई कह रहे हैं कि बिहार की जनता जवाब देगी, तो मुझे लग रहा है कि जो सीटें जेडीयू को मिला है वो लगता है हार जाएगी, और बीजेपी के पास जो सीटें वो मैंने कहा ही नहीं, मैंने तो कहा कि सारी सीटों पर जनता यही जवाब देगी कि अब ये जो सरकार, और बाय द वे आपने कहा कि हमने सरकार बना ली, मान्यवर 2020 में मैंडेट एनडीए को मिला था, हम अपनी जगह पे वहीं कायम थे, जो लोग गए थे वो वापस आ गए, तो हम लोग अपनी पोजीशन नहीं चेंज की। लेकिन जब वो गए तो आपने कहा भी ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको बता रहा हूं, दरवाजे नीतीश के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, सरकार बनाने के लिए आप कैसे आ सकते हैं? देखिए, स्टेटमेंट तो ये भी कोट किया जा सकता है कि लालू प्रसाद ने बोला था ये सांप है, और ये नेवले सांप, नेवला ऐसी तुलना की थी। ये मेरे पास, चलिए आपको बात तो ये भी गलत है। नहीं, बात गलत का नहीं है, बात गलत का सही का गलत बात का नहीं है। सवाल ये है कि एक सेकंड, अगर हम लोग अभी वो बयानबाजी पे, मैं कहता हूँ, नहीं सुनिए ना, मैं कहता हूँ कि आप अच्छे हैं। हाँ, नहीं, आरजेडी और लालू प्रसाद यादव करप्ट हैं। नहीं, वो उनके बेटे करप्ट हैं, ऐसा अगर आप कह रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप सही हैं तो आप सही क्यों नहीं रहते हैं अपनी बातों पे? आपने अभी कहा कि नीतीश जी के विषय में आपने ये सारी चीजें कही, अब सुनिए। इतना बड़का झूठा पार्टी बीजेपी को कहते हैं, उससे बड़का झूठा ही है। अच्छा, घोटालेबाज नीतीश चाचा, घोटालेबाज नीतीश चाचा, ये नीतीश कुमार इतना घटिया स्कैंडलस मास्टर, डाइवोर्स होने के बाद से ये पागल हो गया है। छूना भोंकने के, बड़े भाई के पीठ में छूना भोंकने का काम किया नीतीश कुमार। ये नीतीश जी के स्टेटमेंट्स, ये नीतीश जी के विषय में स्टेटमेंट है सरकार बनाने से पहले। आपके यहाँ भी माननीय होम मिनिस्टर, मुझे पता है, अमित शाह जी ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, आपने कहा है। मैं समझता हूँ कि वॉट अबाउटरी लास्ट रिजॉर्ट बहुत सारे लोगों का है, पर एक अच्छे पत्रकार का रिजॉर्ट लास्ट नहीं होना चाहिए वॉट अबाउटरी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये लोग हमको कम से कम लेक्चर और सर्टिफिकेट ना दे, इनका चाहिए भी नहीं ना। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप स्टेटमेंट तो इन्हीं का कोट कर रहे हो ना आप पर। ये स्टेटमेंट राजनीतिक स्टेटमेंट है, मुझे उम्मीद आपसे है, इसलिए मैं सीधे आपसे बात करने दो। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी पोजीशन वही है। 2020 में मेरी सरकार को मैंडेट मिला, 2019 में शिवसेना के साथ मेरी सरकार को मैंडेट मिला, मोदी जी की बड़ी बड़ी फोटो लगा के मैंडेट इधर भी लिया गया, उधर भी लिया गया। कुछ लोगों ने उस मैंडेट के विश्वास को तोड़ा,
वो जब विश्वास को तोड़ा, उनको प्रतिक्रिया मिली जनता से, उन्होंने विश्वास को स्वीकारते हुए वापस आने का काम किया। इसमें मेरी पोजीशन चेंज नहीं हुई। जो वहां गया उसने पोजीशन चेंज करके यहाँ पे आने का काम किया, चाहे वो असली शिवसेना हो एकनाथ शिंदे जी की, चाहे वो नीतीश जी की जेडीयू हो। मेरा सवाल सिर्फ ये है, अगर आप मुझसे पूछते हो कि मेरे यहाँ से किसी ने राजनीतिक स्टेटमेंट किया तो उनके यहाँ से भी राजनीतिक स्टेटमेंट किया, आप ये भी कोट कीजिए। दूसरी बात, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो जनता मैंडेट देती है वो मैंडेट हमने क्या तोड़ा? क्या बीजेपी ने तोड़ा? मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, बीजेपी ने किसी के मैंडेट को धोखा दिया क्या? पर आप ये सवाल नहीं पूछते, आप मुझे बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछते हैं, क्या आपने कभी कांग्रेस को पूछा जब ये लोग कहते हैं हमारी सरकार तोड़ दी? इनकी सरकार कौन सी थी बिहार में? ये इनकी सरकार थी 2020 में, ये 2019 में महाराष्ट्र में इनकी सरकार थी। उनको एक बार पत्रकार सवाल नहीं पूछते कि भाई साहब ये तो बताइए ये सरकार आपकी थी कहां से पहले? और एक सेकंड, दूसरी बात सुनिए, अब सुनिए, पूरा सुनिए। एक विधायक, दो विधायक, एक सांसद हमारे पास आ जाए तो ये बोलते हैं अरे पैसा दिखा है, लालच दिखा है, और ट्रेडिंग करके कहते हैं इन्होंने तो पूरी की पार्टी उठा के ले ली, तो ये तो स्टेबल ट्रेडिंग हो गया ना जी। 2019 में उद्धव जी की पूरी पार्टी, और वो पार्टी सुनिए अनिल भाई, उद्धव जी को ये लोग पानी पी पी कर कोसते थे कि उद्धव जी तुम्हारे पिताजी ने बाबरी गिरवाई, तुम हिंदुत्व वाले हो, तुम सावरकर को मानते हो, हम सावरकर को कायर कहते। श्री कृष्णा रिपोर्ट बनाए कि दंगों में तुम्हारा हाथ है, और उनके साथ ये सेकुलरिज्म बचाने वाले चले गए, तब वो ठीक है, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन गठबंधन है। वो बोलते थे बसपा वाले कि चढ़ गुंडन की छाती पर वोट दबेगा हाथी पर, वो सपा बसपा एक हो जाए 2019 में, वो सेकुलरिज्म का सुरमा है। यहाँ पर दीदी और लेफ्ट झगड़ा करते हैं बंगाल में और पूरे देश में यूनाइट हो जाए, वो ठीक है वो, और हम अपने मैंडेट पे स्टिक रहे, और जो मैंडेट तोड़ के वापस मैंडेट पे आना चाहे तो वो कार्डिनल सिन हो गया। ये कहाँ से ये इतना 3 किलो वाला हिपोक्रेसी लाते कहाँ से ये लोग? तो मैं क्या करूं, अब ये सवाल बदल नहीं, मैं सवाल नहीं बदल रहा हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि सवाल उनसे पूछो कि भाई सरकार उनकी थी कहाँ पे। मैं उनकी गिनती नहीं कर रहा हूँ ना, उनकी गिनती मैं होती आपके है, सामने खड़ा हूँ, ये सारे सवाल उन्हीं आपसे के बात कर रहा हूँ। ये सवाल जो है ना, ये रोज डिबेट में मैं सुनता हूँ, इनके यही सवाल होते हैं। हाँ, कि मतलब हमारी सरकार गिरा दी। अरे भाई आपकी सरकार थी कहाँ स्टार्टिंग से? हमारी सरकार गिरा कहाँ दी भाई? तुम्हारी सरकार ही नहीं थी। अब बताइए, मीडिया वाले भी हमसे यही पूछते हैं, उनके सवाल सुन सुन के क्या होता है, वो इफेक्ट हो जाता है। पेपर लीक के मामले पे एक सवाल करता हूँ, आपको बिहार से थोड़ा इधर वापस लेके आता हूँ, लेकिन है भी बिहार। हाँ। एक युवा के नाते ना, आप भी युवा हैं, कितना उम्र हो गया आपका? 36 हो गया। मैं भी 32 में हूँ, यानी कि अभी भी 4 साल हम युवा नहीं है, वैसे तो राहुल जी चिर युवा है, हम युवा नहीं है, हम जो है मतलब अभी अडल्ट्स बन चुके हैं। युवा तो 17-18 साल के होते हैं। अच्छा। हमारी राजनीति का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 55-60 साल का आदमी भी युवा कहलाता है। बताइए। एनीवेज, आप सवाल पूछिए, आपके पास जवाब नहीं है इसका। आप बोलिए। नहीं, जवाब है, लेकिन अब मैं इग्नोर करना चाहता हूँ इन सारी चीज़ों को। मैं ये पूछना चाहता हूँ ईमानदारी से, क्योंकि आप डेली बेसिस पे न्यूज़, राजनीति, इन सब चीज़ से अवगत है, आपको पता है आप सिस्टम का मतलब ऑफिशियली कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन सिस्टम के करीब तो है ही। पेपर लीक कैसे होता है बता सकते हैं आप? जहाँ भी हो रहा है, जिस भी पार्टी में हो रहा है, भाई इसको अपने पे नहीं लेना है और किसी को छोड़ना भी नहीं है। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे युवाओं के नेतृत्व में यहाँ पे बैठ के सवाल पूछ रहा हूँ। आप अपने सवाल पूरा पूछ लीजिए, फिर मैं उसका एक पेपर कंसोलिडेटेड जवाब। होता क्यों है, क्या रीजन है, और आपकी सरकार चाहे विपक्ष की हो, मैं आपसे ये सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि जहाँ जहाँ आपकी सरकार है, वो सरकार बीते, अगर यूपी को सेंटर बना के चले तो 7 साल में उसने इस सिस्टम को रोकने के लिए क्या पॉलिसी, क्या नए कानून बनाए, और आखिर क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? अभी कुछ महीने पहले भी ऐसा हुआ था। हाँ, देखिए, एंड द रिसेंट इन बिहार। मुझे लगता है कि पेपर लीक कौन करता है, कैसे करता है, किस मनोवैज्ञानिक भाव से करता है, किस प्रकार से करता है, मैं तो पेपर लीक करवाने वाला माफियाओं में नहीं हूँ। हालांकि कुछ ऐसे लोग हैं जो राजस्थान में गिरफ्तार हुए हैं। राजस्थान में 20-20 पेपर लीक हुए थे कांग्रेस के शासनकाल में, और उनके कई सारे राजनीतिक लिंक
निकले वो एक व्यक्ति वो था जो राहुल गांधी जी के साथ चला भी था। तो हो सकता है राहुल गांधी जी इस पे ज्यादा प्रखरता से बोल पाएंगे कि पेपर लीक का बिजनेस कैसे चलता है, चाहे वो राजस्थान में हो या चाहे वो उनके लोगों के द्वारा या उनकी इकोसिस्टम के द्वारा अन्य प्रदेशों में जिसमें बीजेपी रूल स्टेट्स भी है। एक गिरोह है जो काम करता है। मतलब यूपी में जो पेपर लीक हो रहा है उसका कारण राहुल गांधी है। मैं इसका कारण उस गिरोह को बता रहा हूँ जो राहुल गांधी और जो बाकी के नेताओं के साथ उनके संपर्क होंगे। तो बीते 7 साल में आपने पकड़ा क्यों नहीं? क्यों, कौन बोलता है नहीं पकड़ा? किसने कहा ये आपको बात? जब पकड़ा तो फिर कैसे हो गया दोबारा? कैसे हो गया मतलब मर्डर होने के बाद मर्डरर को पकड़ा जाता है तो मर्डर थोड़ी पूरे राष्ट्र में मर्डर थोड़ी रुक गया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मर्डर के कानून में गलत है। मतलब उस इकोसिस्टम की ताकत और मानसिकता आज भी ये है, तो उसको और भी कुटाराघात करने के लिए, उस मानसिकता और उस इकोसिस्टम को तोड़ने के लिए केंद्रीय कानून आज एक पारित हुआ है ना। और उस केंद्रीय बिल के पारित होने के बाद मुझे लगता है कि और भी सुधार इसमें होगा। पर मैं आपको दो तीन बातें बताना चाहता हूँ, और क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश का पूछा, आज पेपर लीक हो रहा है, कई पेपर लीक हुए हैं, उस पर कठोरता से कार्रवाई भी की गई, उस पर क्रिमिनल एक्शन भी लिया गया, पेपर रद्द भी किया गया। इससे पहले, क्योंकि कोई भी चीज़ को हम जब जज करते हैं तो वी जज कि पहले क्या था और अब क्या हुआ है, टू जज कि उसमें सुधार हुआ है या गिरावट हुई। ठीक है। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में पिछले 5-7 सालों में कितने पेपर लीक हुए आपके हिसाब से? बोलिए। अब तक तो करीब 24 हो चुके हैं पेपर 24? लीक। हाँ। ठीक है, ये आपका हायर एंड का आंकड़ा है 24। आपकी सारी रिसर्च जो है 19 के बाद की या 14 के बाद की, उससे पहले तो स्वर्णिम काल था। ये कई लोग मानते हैं, आपने वो नहीं माना। आपने सोचा कि मैं रिसर्च इधर से ही शुरू करूँ, आपने ये नहीं माना कि स्वर्णिम काल था। पर वो स्वर्णिम काल ये था उत्तर प्रदेश में कि 48 पेपर्स लीक हुए थे। पहली बार इस देश के इतिहास में लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को बर्खास्त करने का काम किसी स्टेट में हुआ तो वो अखिलेश जी के जमाने में अनिल कुमार यादव के रूप में हुआ। पहली बार नियुक्तियां जाति देखकर पुलिस थाने में भी करवाई गई, वो पहली बार हुआ तो अखिलेश जी के राज में हुआ। आज उत्तर प्रदेश में आपके हिसाब से 24 पेपर लीक हुए। अगर पेपर लीक होते थे अखिलेश जी के जमाने में तो हाई कोर्ट से जब ऑर्डर आता था तब जाके वो पेपर री एग्जामिनेशन होता था। आज अपने आप से सरकार ने उसको 24 घंटे के भीतर, 48 घंटे के भीतर उसको पेपर भी करवाया और उसके गुनहगारों को भी पकड़ा, उस नेक्सस को तोड़ रही है। पर हो सकता है कि ये आपकी सोच हो कि एक ईमानदार प्रयास के बाद भी यदि इतना इम्प्रूवमेंट हो जाए, चाहे कानून व्यवस्था में, चाहे पेपर लीक के विषय पे या रोजगार के विषय में, हो सकता है कि आपको फिर भी लगे इट्स नॉट इनफ। और आपकी मंशा ये भी हो सकती है कि मोदी जी से हमको, योगी जी से हमको और भी उम्मीद है, क्योंकि अखिलेश से जीरो उम्मीद है, क्योंकि प्रियंका से जीरो उम्मीद है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज एक मॉडल है कि पेपर लीक करने वाले लोगों के घर पे बुलडोजर चलता है, और दूसरा मॉडल वो है राजस्थान में जो हमने देखा है कि पेपर लीक होते थे तो वो राहुल गांधी के साथ चलते थे। तो उनके परिवार के घर पे बुलडोजर क्यों चलाते हैं आप लोग? किसके घर, परिवार के ऊपर जो आरोपी होते हैं? क्यों? उनके घर की प्रॉपर्टी अगर उस कायदे नियम का उल्लंघन करती है तो प्रॉपर्टी पे चलता है, किसी के परिवार पे नहीं चलता है। प्रॉपर्टी अगर इलीगल परिवार तो बिना छत के हो जाती है। अरे भाई, परिवार का सवाल नहीं है, ये प्रॉपर्टी। तो वो उन परिवारों का क्या जिनको पेपर लीक का भुगतना पड़ा? आप क्या चाहते हैं कि पेपर लीक करने वाले लोगों के जो परिवार है उनको संरक्षित रखे, और जो पेपर लीक भुगते हैं, जो हजारों लाखों हमारे स्टूडेंट्स जो जिनके परिवार ने सेव करके पैसा लगा के अपने बच्चों के भविष्य में लगाया है, उनके परिवारों का इन्होंने सोचा था क्या? मैं तो कह रहा हूं और कान खोल के कह रहा हूं, अगर कोई अपराध करता है और अपराध करने के बाद अगर उसकी प्रॉपर्टी आपराधिक प्रॉपर्टी है, उसमें कानून उल्लंघन हुआ है, तो जो कानूनी कार्रवाई है वो पूरी होगी। यहाँ पे अपराधी, आतंकी, अफजल अंसारी, मुख्तार अंसारी, हम उनके साथ जाके हम लोग गुफ्तगू करें, ये सारी राजनीति नहीं चलेगी। और मैं आपको क्लियरली बता दूं, यही तो मॉडल का डिफरेंस है कि जंतर मंतर चलो। एक मॉडल ये है कि राजस्थान की सरकार, राजस्थान के काबिल मंत्री हमारे और आपके मित्र, उनको आपके पॉडकास्ट पे आना चाहिए, सचिन पायलट। सचिन पायलट ने खुद ने कहा था कि यहाँ पर जादूगरी से पेपर लीक हो रहा है। उन्होंने पद यात्रा निकाली अपनी सरकार के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में हम बुलडोजर चला रहे हैं, हम कानून बना रहे हैं, हम कानून को क्रियान्वयन कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका जो स्टैंडर्ड है कि मोदी जी 100% कर ले, जैसे चुटकी से 370 हटाया, वैसे चुटकी से सारी चीजें नहीं। भाई साहब, ये क्रिमिनल्स का इकोसिस्टम है, इसको धीरे धीरे ध्वस्त कर रहे हैं। आज माफिया डॉन का इकोसिस्टम ध्वस्त हुआ है उत्तर प्रदेश में, बाकी भी होता रहेगा। काम कोई भी, ये रेस नहीं है 100 मीटर की, ये एक मैराथन है। चीजों को सुधारना, देश को विकसित भारत बनाना, देश की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना, ये एक मैराथन होता है। ये कोई 100 मीटर स्प्रिंट थोड़ी होता है कि कल हो जाए परसों हो जाए।
पर राजस्थान का एक टेम्पलेट आपके सामने है, ईमानदारी से 20 पेपर लीक हुए और यहाँ पर, और जो आज पेपर लीक मुद्दा उठा रहे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपका पूरा अधिकार है, आप एक स्वतंत्र पत्रकार है, जितना भी मैं आपको ताना मार रहा हूँ थोड़ा सा प्रेम से, थोड़ा सा वैसे, आप एक स्वतंत्र पत्रकार है और मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। पर आप मुझे बताइए ना कि वो लोग बताए कि जब वहां के पेपर लीक का एक आंदोलन छिड़ा था, वो लड़के का नाम भी कौन से थी मुझे याद नहीं आ रहा, यादव नाम का ही कोई लड़का था जो पूरा आंदोलन छेड़ता था पूरे पेपर लीक पे, राजस्थान में कितनी लाठियां खाई, उसको लाठियों से बांधा, और वो लखनऊ तक आई थी उसकी पूरी टीम कि प्रियंका जी हमें न्याय दिलवाए, ये न्याय यात्रा निकाल रहे, न्याय पत्र निकाला है, वो जरा वहां पे न्याय क्यों नहीं करते थे? अच्छा, जब बलात्कार होते थे तो ये कहते थे बलात्कार तो होते रहेंगे, ये मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होता रहेगा, शांतिधारी बात, उसको टिकट दे दिया। तो इस प्रकार की टेम्पलेट और हमारी टेम्पलेट, अब हमारी टेम्पलेट 100% नहीं है, ये आपका व्यू हो सकता है, पर हम ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। और मुझे आप जवाब दीजिए कि 48 पेपर लीक करने वाले जिनके यहाँ पे लोक सेवा आयोग बर्खास्त हुआ हो, वो किस मुंह से हमको बोल रहे हैं? वो तो पहले बता दे। थानों में एक जाति के लोग बिठा दिए थे। मैं ये कहता हूँ ना कि अखिलेश खराब है, अखिलेश की जो पॉलिसीज थी वो खराब रही होंगी, या फिर जो भी चीजें हैं, तभी जनता ने चुन के आपको अपना भरोसा दिया, मैंने और आपको अखिलेश का नाम नहीं लिया, मैंने अखिलेश सरकार की बात कर रहा हूं। सरकार भी एक सरकार की एंटिटी जो होती है, आपको पता है पार्टियां चेंज होती है सरकार में, सरकार एक एंटिटी होती है जो कंटिन्यूस चलती है। उस कंटिन्यूस सिस्टम में एक सरकार का परफॉर्मेंस 10 साल पहले कैसा हुआ करता था और आज उस सरकार का उन्हीं चीजों पे रिस्पांस क्या है, क्या हम ये देख के ये एक ईमानदार आकलन ये भी नहीं कर पाएंगे कि उस समय से हमारी सरकार की व्यवस्थाएं बहुत हद तक सुधरी हैं और भी स्कोप है सुधरने का? ये भी मैं कह रहा हूँ। मैं आई एम नॉट अ डिसऑनेस्ट गाय। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब सब कुछ हो गया जी, बस खत्म, सवाल मत पूछो, मुंह बंद रखो। मैं ये कह रहा हूँ ईमानदार प्रयास तो देखिए कि कहाँ थे हम, सरकार को बोल रहा हूँ, राजनीतिक दल जो भी हो, उसकी कोई भी गोत्र हो राजनीतिक, और आज कहाँ है। और आप ईमानदारी से कहिए इन दोनों विकल्पों में आज कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है और कौन क्या करके गया, और उसके बाद सवाल पूछिए। आप मेरे जवाब से संतुष्ट है, कंफ्यूज है या नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ और कंफ्यूज भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे क्लियरिटी है कि वो बात कोई इधर वाले वैसे घुमाते हैं, उधर वाले वैसे घुमाते हैं। बाकी एक चीज और, आपको घूमना नहीं अगली है, बार ना उनके जाल में ना हमारे जाल। अगली बार मुझ पे अगर सुप्रिया या किसी का भी लांछन आपने लगाया तो मैं कहूंगा कि आप जाइएगा और जाके मेरे कांग्रेस के नेताओं के साथ किए हुए सब कुछ इंटरव्यू देख लीजिएगा। देखो ऐसा है, मैं अगर किसी को मैंने एक लाइटर नोट पे एक चर्चा करते हैं। फर्स्ट लाइन में पूछा है लाइटर नोट पे, मोहब्बत की दुकान कहाँ खुली? अरे भाई लाइटर नोट पे सुनिए तो, जब हम लोग पब्लिक फील्ड में होते हैं, सार्वजनिक में, चाहे मीडिया हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, जो भी हो, वी मस्ट हैव ए वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड वी मस्ट हैव अ वेरी लो सेंस ऑफ आवर ईगो। इसका मतलब ये है कि हम लोगों का ईगो इतना फ्रेजाइल नहीं होना चाहिए कि आपको पता है मैं जो बोल रहा हूँ शायद सही है, शायद गलत है, आपको पता है ना, दुनिया को भी पता होगी। आप क्यों दुनिया की इतनी चिंता करते हो या दूसरे लोगों के ओपिनियन की चिंता? आप अपने में कॉन्फिडेंट रहिए ना। जैसे आप मुझ पे जो भी आरोप लगाए, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरी पार्टी ने जो किया है, मेरी सरकार ने जो किया है, मोदी जी जो कर रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ। तो आप मुझे, चाहे आप वही चश्मा लगाकर मुझे देखें जो चश्मा आपका 2014 से पहले नहीं देखता था और 14 के बाद ही चल रहा है, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्टालिन का आधा सच देखे, आधा ना देखे, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अरे तभी तो आपको पॉडकास्ट दे रहा हूँ भाई साहब। और मैं तो न्यूट्रल वालों को भी, जो न्यूट्रल नहीं होता ना, उनको पहले बुला के देता हूँ और लंबा देता हूँ। जो न्यूट्रल नहीं होता, जो मेरे कौन जो भी मेरे खिलाफ जो होते हैं, नाम मुझे नाम याद नहीं आ रहा, और मैं उनकी विश्वसनीयता को इस प्रकार से चोट नहीं पहुंचाना चाहता, पर बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो एक साइड की बोलते हैं। मैं तो, और वो मुझे बुलाने से डरते हैं, वो बुलाने से डरते क्योंकि उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे उन्हीं को मतलब एक्सपोज कर दूंगा मैं। चलिए मैं आपके माध्यम से 6 महीने बाद फिर आऊंगा, आप 6 महीने बाद आइए, और आपकी जो पूरी इकोसिस्टम है, जैसे अब जो भी है, ललन टॉप है, उनको बोलिए मुझे आमंत्रित करें, मैं हरदम तैयार हूँ। फिर इकोसिस्टम की बात कर, आप तो पत्रकारों से लड़ जाते हैं भाई। अभी मैंने कोई वायरल वीडियो देखा जिसमें राजदीप से, अरे राजदीप से, देखो हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूँ। राजदीप की डिबेट थी लेवल प्लेइंग फील्ड पे। इज देयर अ लेवल प्लेइंग फील्ड इन पॉलिटिक्स? आप इलेक्टोरल बॉन्ड लेते हो, आप सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे ये कर दिया, आप जो है जेल में डाल रहे हो सबको। इज देयर अ लेवल प्लेइंग फील्ड? और इस लेवल प्लेइंग फील्ड की चर्चा में एक भाजपा वाला
2 इनके चैनल वाले जिनका विचार जो है, जो भी है उनका विचार, वो थे, और 2 ऑपोजिशन के नेता, 4 नेता या 2 प्रैक्टिसिंग नेता, 2 अनऑफिशियल नेता, जो भी है, मतलब अब मतलब खुद नहीं कर सकते तो परिवार से किसी को सदस्य भेज दिया राज्यसभा, वैसा टाइप का था, 4 लोग। तो वो 4 लोग वर्सेस 1, और वो भी मैं एक बार बोलूं तो 4 बार इंटरप्ट करे, और वो उनके यहाँ किसे बोले, उसमें सुप्रिया श्रीने थी, वो बोले तो 4 मिनट तक वो बोलती रहे। तो मैंने बोला मान्यवर पहले अपने शो पे तो लेवल प्लेइंग फील्ड लाओ, मैं जो बोल रहा हूँ मुझे बात अपनी खत्म करने दो, जैसे आप खत्म करने दे रहे हो, उसके बाद आप सवाल पूछो। क्या सवाल खत्म हो जाएगा मेरे बोलने के बाद? तो वो इंटरप्ट करते रहे। फिर मुझे वो बोलते हैं कि चिकलेट्स खाते थे तुम, तब मैं जर्नलिज्म करता था। तो मैंने भी बोला उनको कि भाई आज मैं चिकलेट की तरह आपके प्रोपेगेंडा को चू करके स्पिट आउट करता हूँ। तो ये इस पर देखो, मैं बड़ा ईमानदार व्यक्ति हूँ, जो मुझे दिया जाएगा और जिस मात्रा में दिया जाएगा ना, उतना ही मैं उसके सूद के साथ लौटाऊंगा, और उसी भाषा में उसी प्यार से लौटाऊंगा। आप मुझे चिकलेट खाने वाला बोलोगे तो मैं आपके जो न्यूज के नाम पर च्युइंगम आप करते हो ना, उसको भी खाकर थूक कर फेंकनी। भाई आप इतने टीवी डिबेट में जाते हो, आप बताओ कौन कौन से ऐसे खासकर मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, मतलब आपको ऐसा लगता है, या जर्नलिस्ट, अच्छा उस पर एक और जो बायस्ड है? देखो मेरे सर्टिफिकेट से ना उनको फर्क पड़ रहा है, ना देश की जनता को फर्क पड़ रहा है, ना मुझे फर्क पड़ रहा है। फिर भी एक होता है ना, मैं किसी को ऑन रिकॉर्ड सर्टिफिकेट नहीं देना चाहता। वो सब जानते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं, उनके भावनाओं से, उनकी बातों से और उनके कृत्यों से वो स्पष्ट है पूरी दुनिया के सामने, पूरे देश के सामने उनका चरित्र खुली किताब की तरह दिख रहा है कि कौन पत्रकारिता कर रहा है और कौन प्रवक्ता बन रहा है। अरे ऐसा है कि कुछ लोग कल तक पत्रकार और आज जो है सांसद बन गए। अब बताइए वो पत्रकार है क्या? जो कल तक पत्रकार थे और आज राज्यसभा सांसद बन गए, अगले दिन स्विच तुरंत, वो पत्रकार है। वो पहले सुनिए ना, मुझे कुछ याद आ गया भाई। आप बोल दीजिए जब आपको याद आ गया तो। जो पहले जज हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट के, वो राज्यसभा सांसद। मैं उस पर भी जवाब देता हूँ, यही मैं इसका भी जवाब देता हूँ। कैसे कैसे फैसले दिए होंगे? मैं बताता हूँ ना, इस पे भी मैं जवाब दूंगा। मैं भागने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, आपको पता है। पहले तो ये क्लैरिफाई कर देते हैं कि जो कल तक पत्रकार फिर अगले दिन महाराजगंज की टिकट लेकर अपने जो पिताजी की सीट थी उस पर अपना आधिपत्य जताते हुए जाना, लड़ना, 5% वोट पाना, अब नहीं जा पाना, ये पत्रकार थे। आज ये प्रवक्ता है। कल तक ये पत्रकार रहते हुए शो करते थे कि भाई ऐसा हो गया, डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट, राज्यसभा मिली, तो अब ऑफिशियली जो है रोज सुबह बाइट इशू करते हैं, वही चीज बोलते हैं जो शो में बोलते थे, वही बोलते हैं। तो अच्छा है, जो जिनके चेहरों पर थे कई सारे हिजाब, उनका गिर गया नकाब, अब दिख रहा है उनका असली चेहरा। यही तो वो थे जनाब, यही तो वो थे जनाब। अब आपने जज की बात की, जज की बात आपने की, जवाब अब देखिए जवाब मिलेगा तो पूरा मत मानना ना बताइए। अब आप जज की बात करते थे तो इसी वाक्य में आप जोड़ देते कि एक पुलिस अफसर को भी टीएमसी ने, कल तक वो सर्विस में था, उसको तुरंत टिकट दे दिया। वो आपसे कोर्ट नहीं हो पाया ना कोर्ट। भाई देखो, आपने जर्नलिस्ट की बात की, मैं जज की बात किया, भाई अगला भी कर लेंगे। एक सेकंड देखिए, बंगाल में भी एक जज साहब। अरे सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। हाँ। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मेरा धर्म है कि मैं अपनी पार्टी की बातें बताऊं, दूसरी पार्टी की ना बताऊं। एक पत्रकार का धर्म तो होता है दोनों साइड की कहानी बताएं। तो मैंने इसमें पार्टी का नाम कहा नहीं, पार्टी का नाम आपने नहीं लिया, पर जज, कौन से जज की बात कर रहे हैं? मैं इतना मतलब हम बेब इन द वुड्स तो नहीं है ना। आपको भी पता है अनिल जी, मैं आपको कह रहा हूँ ना, जिस स्कूल में आप अभी ग्रेजुएट हो रहे हो उस स्कूल का मैं हेडमास्टर और ये सेम वही डायलॉग है जो राजदीप ने उनको दिया था और आपने वो कहा था, तो ऐसा नहीं है। नहीं, राजदीप जी का डायलॉग तो बहुत सारे हैं, उनको डायलॉग नहीं मारना है, उनको डायलॉग करना है। डायलॉग मारना हमारा काम है। यही तो प्रॉब्लम है कि पत्रकार को लग रहा है उसको डायलॉग मारना है और प्रवक्ता आपसे आग्रह कर रहे हैं डायलॉग करते हैं। यही चीज है, और वो अपने आप के किरदार को देख नहीं पाते और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं 4 वर्सेस 1 करके। एनीवे, राजदीप को मैं इस मुद्दा नहीं बनाना चाहता। आपने जब जज का पूछा तो आपने ये क्यों नहीं कोट किया कि इसी इलेक्शन साइकिल में बंगाल के एक डीआईजी को टिकट दे दिया गया, तो वो डीआईजी क्या कर रहा होगा? मैं ऐसे तमाम पार्टीज की बात कर रहा हूं बाबा। आप क्यों अपने पे मतलब एकदम अपने पे नहीं ले रहा हूं, सीने पे ले लेते हैं भाई। सीने पे नहीं लेता हूं भाई, ले रहे हैं आप इस बात को। भाई देखो, अगर सीने पे लेता तो इससे पहले भी हमारा इतना अच्छा इंटरव्यू और पॉडकास्ट हुआ, उसमें कोई कमी रखी थी अपने सवाल पूछने में? नहीं। हाँ, तो फिर वो भी तो 5-6 लाख व्यू चला गया था, कितना ऑलमोस्ट। बात व्यूज की नहीं, वो नहीं है, मैं कह रहा हूँ बात आप जैसे युवा के साथ जब बातचीत होती है ना, सुनिए उस समय तो वो एक अलग हिसाब से बात होती है। सीने पे लेता अनिल जी, तो उस इंटरव्यू के बाद आज क्यों इंटरव्यू करता? ये बात तो सही है। इस मामले में मैं कह सकता हूँ कि शहजाद पूनावाला जैसे प्रवक्ता, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होंगे आपके प्रति, पर मैं मानता हूँ कि हाँ,
हर तरह के सवाल लेने के लिए ये ओपन रहते हैं। शारदा जी ऐसा है कि मैं भी हेल्दी कॉन्वर्जेशन में मैं ये विश्वास रखता हूँ ना कि अपने आप को जो ये हम लोग ये डीफाई कर देते हैं। मैं पत्रकार हूँ, मेरी इंटेग्रिटी पे सवाल मत क्या चल रहा है केजरीवाल के लिए? अब बताइए, वो वैसे तो जंतर मंतर पे वो फास्ट रखे हुए हैं। बताइए किसके लिए फास्ट? ये शराब घोटालेबाजों को बचाने का फास्ट। बताइए अच्छा। महात्मा गांधी जी क्या अनशन रखते थे और ये लोग क्या अनशन रख रहे हैं। मैं सोच रहा था यहाँ पे सांबर वड़ा खाते। नहीं, वो सांबर वड़ा पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन में थे तब खाते थे। आजकल तो केवल वो टेट्रा पैक में बेचने की स्थिति आ चुकी थी इनकी सरकार में। तो ये मैं कहता हूँ ना कि सियासी धर्मांतरण का जो चरित्र बदलते हुए ये हम जंतर मंतर पे और रामलीला ने देखा है कि झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, इस्तीफा दे दो से इस्तीफा नहीं देंगे तक, और जिनको तिहाड़ में भेजना था उनको आज लेकर तिहाड़ से सरकार चलाने तक। लालू करप्ट, मुलायम करप्ट, सोनिया करप्ट, राहुल करप्ट, ठीक है, वाड्रा करप्ट, अब वो आद्रा जी के साथ मिलकर हमें मत जेल भेजो। एनीवे हम डाइवर्ट हो गए, मैं आता हूँ मुद्दे पर। आइए मुद्दे पे आइए कि हम लोगों ने क्या कर रखा है कि हम लोग एक तो अपने आप को बहुत सीरियसली लेते हैं। आप, मैं, हम सब लोग, अरे मैं भाजपा का प्रवक्ता, अरे मैं पत्रकार। भाई हम सब है, लोग भी है, लोग हमसे ज़्यादा सीरियस है और लोगों को, हम लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। हम लोगों के ऊपर कोई टीका टिप्पणी कर ले, जैसे आप मुझे कह रहे यार आप भाजपा प्रवक्ता जो होते हैं सब इधर उधर करते रहते बातें, ये मुझे स्वीकारना चाहिए सहज रूप से। और मैं भी आपको ताने मारूं थोड़ा सा तो आपको भी लाइट स्पिरिट में लेना चाहिए। तो इसको पर्सनली आप लोग करते हैं ना बात इधर उधर। देखो ऐसा है, पार्टी का जो, अगर आपको कोई झूठ परोसेगा तो उस झूठ को काउंटर करने के आपको तरीके आने चाहिए। जैसे कि, या झूठ नहीं तो अर्ध सत्य। अर्ध सत्य ये है कि जज को टिकट मिला, पूरा सत्य ये है कि जज को मिला और पुलिस वाले को भी मिला, और इससे भी पूरा सत्य ये है मेरे भाई, आप और मैं तब पैदा नहीं हुए थे, भारुल इस्लाम नाम का एक जज था। कभी वो जज बने, कभी इंदिरा जी उनको सांसद बनाए, और सांसद बनने के बाद, सांसदीय चुनाव लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज बना। को पता है ये बात? आप, ये तो ठीक है कि जज से कोई पॉलिटिक्स में आ गया, जजशिप छोड़ के, ये तो आपने उदाहरण कहीं सुने होंगे, केवल हमारा उदाहरण नहीं है, ऐसे नहीं पहले भी हुए, बहुत आजकल वो जो कई सारे जर्नलिस्ट भी राज्यसभा सांसद, कई, हाँ, जर्नलिस्ट की नहीं, इलेक्शन कमिश्नर भी रहा एमएस गिल, नवीन चावला, उन्होंने सांसद नहीं बने थे पर वो कुछ और पर्सनली अटैच थे। तो ये तो हमने सुना है कि जज से पॉलिटिशियन बना, और ये इसमें संविधान में कोई रोक भी नहीं है, वैसे तो आप जानते हो, पत्रकार पे भी नहीं है, किसी पे भी नहीं। पर आपने कभी ये सुना है कि सांसद बनने के बाद कोई जज बना हो एक पार्टी का? ये तो नहीं सुना है मैंने। आप प्लीज रिसर्च करो, और मैं चाहता हूँ कि आपकी जनता जो है प्रबुद्ध, थोड़ी इंटेलेक्चुअली ब्राइट जनता, नहीं यहाँ पे लगाया जाएगा वो, हाँ, वो जरा खोज के निकालना। जस्टिस भारुल इस्लाम, ही वाज अ जज, then he fought election, then I think he lost that election, then he was made Supreme Court judge। केवल ये नहीं, ऐसे एक और दो उदाहरण भी है। फिर जजेस को सुपरसीड करके अपने मनपसंद जज को, एएन रे को बनाना, जब इमरजेंसी का कालखंड था, क्योंकि उन्होंने फेवरेबल वर्डिक्ट दिया था और बाकी वो जजमेंट नहीं आ पाए थे, एचआर खन्ना वाला जजमेंट था, तो उनको सुपरसीड करवाना। तो ये सारे काम करने वाले लोग कम से कम हमको उपदेश ना दे। हाँ, अगर कोई जज, मैं तो कहता हूँ कि भाई पूरी इस व्यवस्था पे, मैं तो कहता हूँ हर प्रोफेशन के लिए, मतलब कि जो मतलब जो ऐसे पब्लिक डोमेन में प्रोफेशंस होते हैं ना, उसमें कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। ये तो अरुण जेटली जी भी बोल गए थे कि वी मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ अ कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर ऑल। ये पर मेरी व्यक्तिगत राय, मेरी पार्टी की राय है या नहीं है मुझे नहीं पता, इसमें उन अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों की व्यवस्था, क्योंकि क्यों हम किसी को प्रोहिबिट करें। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, सर्विस में काम कर रहा है, बहुत प्रताड़ना झेल रहा है, और वो सर्विस से बाहर आकर ही वांट्स टू टेक ऑन द सिस्टम एंड बिकम्स एन ऑफिसर, जैसे अन्नामलाई पुलिस ऑफिसर थे। तमिलनाडु में जो सिस्टम था, सिस्टम इज रन बाय डीएमके, ही डिड नॉट जॉइन डीएमके आफ्टर कमिंग इनटू पॉलिटिक्स। अगर उसको लालच होती तो डीएमके चला जाता, सांसद बन जाता, भाई मंत्री बन जाता। उसने वहां पर एक बीजेपी को ज्वाइन किया जिसकी कोई स्थिति नहीं थी। आज बीजेपी देखो कितनी स्ट्रांग है, और उसने उसमें बहुत बड़ा योगदान किया है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को सर्विस से नहीं आना चाहिए क्या पॉलिटिक्स में, अगर उसको सिस्टम में हैरेस किया जा रहा है? तो इसलिए ऐसी हम लोग जब एक तरफा बात करते हैं ना, ऐसा नहीं होता। जज, आप उस जज की पृष्ठभूमि भी देखिए। हो सकता है आप उसके एक स्टेटमेंट का लेकर मजाक उड़ा सकते हो, पर उस जज की पृष्ठभूमि देखिए, वो क्या सिस्टम से लड़ रहा था। आज वेस्ट बंगाल के बाकी के जजेस क्या जजमेंट दे रहे हैं जो पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे हैं? उन्होंने क्या बोला है संदेश खाली पे, उन्होंने शाहजहां शेख पर क्या बोला है? उन्होंने कल एक बयान दिया है, अगर आपने देखा होगा, हाईकोर्ट का बयान है कि इवन इफ संदेश खाली इज ट्रू बाय 1%, इट इज 100% शेमफुल। व्हाट इज द स्टेट गवर्नमेंट डूइंग? क्या वो जज हमारे पास आना चाह रहे हैं क्या? ये हम ऐसे नहीं कर सकते और नहीं बोल सकते। मैं कह रहा हूँ कि पूरा आकलन होना चाहिए, और कांग्रेस और ऐसी पार्टी को तो लेक्चर देने का कोई अधिकार नहीं बनता। इसके बाद ना आप सीधे बीजेपी दफ्तर की तरफ बढ़िएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की, जिसको लेकर के वो क्या क्या झगड़ा हुआ आप लोगों का,
ऑन टीवी पे, है ना। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक साउथ के टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, थांती को, हाँ। थांकी, थांती, थांती। THANTI। अच्छा, उसमें उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसके कारण, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था बनाई जिसके कारण आज लोग ढूंढ पा रहे हैं कि किसको किसने कहाँ पे क्या पैसा दिया। ठीक, जबकि अक्टूबर 2023 में ढूंढ लिया क्या आपने? नहीं, मैं अपना देख रहा हूँ। अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की सरकार, आपकी सरकार जिसे आप फॉलो करते हैं, उन्होंने कहा था कि आम जनमानस को, यानी कि सिटीजन्स को इसका अधिकार नहीं है कि वो जान सके कि कौन सी पार्टी को किसने और कितना चंदा दिया। तो क्या ये हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और मुहावरे को चरितार्थ नहीं कर रहा है? अब मैं आपको पूरा इसका कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दूंगा। मैं इस बार पूरा डेटा के साथ बैठा हुआ। पूरा डेटा के आ साथ जाइए। आप बैठिए, पर कोई सवाल उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि सवाल का जो जवाब दिया गया वो किस कॉन्टेक्स्ट में कब दिया गया, वो भी जरा जानना जरूरी है। पहले मुझे समझाने दीजिए आपके माध्यम से कि इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था आई कैसे और क्यों लाई गई और कैसे कैसे उसमें कंसर्न्स थे। ठीक है। हमारे देश में इससे पहले चुनाव में पैसा खर्च होता है, 2014 से पहले भी आप मानते हैं? बिल्कुल होता है। कोई मोदी जी आने के बाद ही चुनाव में पैसा खर्च हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे कांग्रेस की 10 साल की सरकार नहीं थी, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी कहा था कि जो व्यवस्था है बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। मैं पूरा बताइए। 5 मिनट पानी पीजिए और सुनिए। एकदम नहीं बोलूंगा मैं, आप कहिए। तो इससे पहले जब चुनावी खर्च होते थे 2014 से पहले, वो चुनावी खर्च कैसे होते थे? ओनली बाय कैश, ब्लैक मनी, कैश मनी। यहाँ तक कि आपको अगर याद होगा कि जो पहले की सिस्टम थी उसमें ये था कि अप टू 20,000 अनोनिमस डोनेशंस कुड बी मेड टू द पार्टी। मतलब कि आप 19,999 दे सकते हो बिना नाम बताए कि किसका नाम है, किसका पार्टी का है या पर्सन का है। कोई डेटा नहीं देना है। आपने दे दिया 90,999 रुपीज, वो अनोनिमस हो गया और उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। 20,000 से ऊपर दो तो आपको अकाउंट में दिखाना पड़ता है। इस प्रकार से ये व्यवस्था चली थी। मतलब पूरा कैश रिच, ब्लैक मनी रिच, एंड ऑब्वियसली कैश और ब्लैक मनी कहाँ से जनरेट होगा? करप्शन से। करप्शन रिच। मोदी जी की सरकार आती है। 2015 में एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई कि इस चुनावी फंडिंग की व्यवस्था को सुधारना है। इस पे व्यापक चर्चा हुई, सारे दलों से चर्चा हुई। उसमें एक स्कीम जो इन्होंने बताई थी वो ये थी कि जो 20,000 की लिमिट है उसको 2,000 किया जाए, क्योंकि हम कंप्लीटली नहीं स्टॉप कर सकते। क्योंकि कोई ऐसे गरीब लोग होते हैं, जैसे कोई हमारी एक अम्मा थी छत्तीसगढ़ से, उसने 20 रुपए दिए थे राम मंदिर के निर्माण के लिए। ठीक है, उसको न्योता गया था, उनको आदिवासी समाज से थी। ऐसे 20 रुपए देने वाले, 40 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, मैंने खुद ने जब दिया, मेरे पास भी इतने पैसे, 1,000 रुपए कभी डोनेशन वैसे देता हूँ। तो 2,000 रुपए की व्यवस्था रखनी है, पर 2,000 तक आप इसको कर लो, 20,000 इज टू मच। तो एक व्यवस्था वो थी, उसको हमने क्रियान्वित किया। दूसरी इलेक्शन कमीशन से और बाकी लॉ रिफॉर्म्स कमीशन से आया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से होगा, क्योंकि इलेक्टोरल ट्रस्ट आ गया था, पर इलेक्टोरल ट्रस्ट में डिस्क्लोज हो जाता था कि कौन सी कंपनी ने किसको दिया है उस इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से। सो द कंपनीज वर रिलक्टेंट टू गो फॉर इलेक्टोरल ट्रस्ट, सेइंग दैट भाई हमने मान लो बीजेपी को दे दिया, बीजेपी की गवर्नमेंट गुजरात में है, हमने बीजेपी को गुजरात के लिए दे दिया, पर भाई कांग्रेस की केंद्र में ये हम पे कार्रवाई करते हैं, तो हम इलेक्टोरल ट्रस्ट को टच नहीं करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड को इन्होंने सुझाया था, ये लॉ कमीशन वालों ने, कि इसमें आप क्या करोगे कि पूरी व्यवस्था होगी, वाइट से पैसा आएगा। मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाला वो एक वाइट अकाउंट से खरीदेगा, चेक से खरीदेगा, और पार्टी का एक वन डेजिग्नेटेड अकाउंट होगा जिसमें वो पैसा आएगा, मींस इट विल बी इन अ वाइट, and then that party also has to spend it through white, means through check, means if I am going to give TV ads or give digital ads or whatever, it will go by the check. तो कैश रिच को हमने कैसे कर दिया? चेक रिच, मतलब व्हाइट मनी रिच। ब्लैक मनी का व्यवस्था खत्म करके आप उसको व्हाइट मनी कर दिया। इसमें अनोनिमिटी रखने की बात पे चर्चा हुई, ये पार्लियामेंट से पारित हुआ है। अरुण जेटली जी ने इस पे बात भी रखी थी। अरुण जेटली जी ने उस समय पर भी बोला था कि आप और भी योगदान दीजिए, आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दीजिए कि उस पर और सुधारा कैसे जा सकता है। उस समय पर जो भी उन्होंने सुझाव दिए सबको इनकॉर्पोरेट किया गया। कांग्रेस ने इसको साथ में पारित किया, कांग्रेस मिलकर इसको पारित किया उस समय पर। वही मैं बोलता हूँ ना, स्विच कर देते हैं। कांग्रेस ने इसको पारित किया हमारे साथ, ये व्यवस्था लागू हुई। इसमें इस व्यवस्था में अन्य दल भी होंगे, उसमें सारे दलों ने मुझे लगता है केवल एक दल जो सीताराम येचुरी वाली जो फैक्शन है, उन्होंने एक प्रिंसिपल स्टैंड हमेशा से लिया है फॉर व्हाटएवर रीजन, आई अपलॉड देम कि उनका वो प्रिंसिपल स्टैंड है। उन्होंने 1 रुपया लिया भी नहीं चंदा इस माध्यम से, दैट इज अ स्टैंड। एनीवे, नाउ कमिंग टू दिस थिंग, तो ये व्यवस्था बनी। अच्छा, इस व्यवस्था में सभी लोगों ने एग्री किया कि क्या होगा कि व्हाइट से पैसा आता है, जो मान लो ए कंपनी ने व्हाइट से पैसा
देके बॉन्ड खरीदा, वो उसके बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है. इट इज डिस्क्लोज टू द टैक्स अथॉरिटीज, टू द अदर पीपल, द नेसेसरी अथॉरिटीज. The party, when it takes a bond, it gets a bond, it gets it in white, it is disclosed in the accounts of the party, it goes to election commission and to income tax. So it is disclosed, and any person can go on party website अगर वहाँ पे डला हो, या they can go on the website of the election commission and remove the data कि party has got these many electoral bonds. पर वो दोनों को कनेक्ट करने वाला डेटा इसलिए नहीं दिया जाता कि किस कंपनी ने किस पार्टी को दिया है. कंपनी ने व्हाइट से खरीदा है, पार्टी ने व्हाइट में लिया है, ये दोनों पब्लिक डोमेन में है. पर ये डोमेन में नहीं रखा गया था पार्लियामेंट के हिसाब से, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के लॉ कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से कि यू कांट कनेक्ट द टू, बिकॉज जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा तो यू विल नो दैट दिस पार्टी हैज डोनेटेड टू दिस कंपनी हैज डोनेटेड टू दिस पार्टी, और वही खेल हो जाएगा जो इलेक्टोरल ट्रस्ट वाला था कि वो विंडिक्टिवनेस से शुरू हो जाएंगे. ठीक है. तो ये व्यवस्था लाई गई. सुप्रीम कोर्ट में पहली बार एडीआर ने उसको 2015 या 18 एक साल में चैलेंज किया था. आई एम नॉट श्योर, मेरे पास है उसकी स्क्रीनशॉट न्यूज रिपोर्ट की भी. सुप्रीम कोर्ट में गया था, चीफ जस्टिस के सामने गया था, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया था कि लेट दिस कंटिन्यू, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस. सुप्रीम कोर्ट ने किया था, मैं आपको ढूंढ के दिखा दूंगा या आप देख लीजिए. तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा था, मैं उस पे आ रहा हूँ. उस कॉन्टेक्स्ट में समय पर सरकार का वो एफिडेविट था जो 2023, क्योंकि ये स्ट्राइक डाउन हुआ 24 में, तो तब तक सरकार का तो ये स्टैंड था ही कि भाई द पब्लिक, या जैसे हम लोग ये ट्रांसपेरेंसी का तो है कि व्हाइट में लिया जा रहा है, व्हाइट में दिया जा रहा है, व्हाइट में खर्चा हो रहा है, पर ये वाला पार्ट हम इसको नहीं डिस्क्लोज कर सकते, या हमारे पास वैसे तो सरकार का कोई इसका मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि ये सरकार के पास डेटा नहीं था कि किसके पास किसका बॉन्ड जा रहा है. पर और उसमें अभी आपके क्वेश्चन होंगे, उसको भी मैं एड्रेस करूंगा. पर ये जो था, ये तो हमारा ये पॉलिसी ये था, ये तो पॉलिसी पार्लियामेंट की थी कि वी कैन नॉट कनेक्ट द टू. अब आते सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का मैं पूर्ण तरीके से सम्मान पूर्वक मैं उसको स्वीकारता हूं, पर मैं उसको स्वीकारते मैं उस पर कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन रखना चाहता हूं आपके माध्यम से. अब हम लोग रिवर्ट कर गए हैं पहली वाली व्यवस्था में, विच इज 2014 की पहली वाली व्यवस्था. वाज दैट व्यवस्था एक्चुअली बेटर? पॉइंट 1. मैं ये समझ सकता हूं कि इस व्यवस्था में 100% नहीं था. आई अंडरस्टैंड, आई एक्सेप्ट. सुप्रीम कोर्ट सर्वमान्य है, आपका भी व्यू सर्वमान्य है. इस व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए तरीके हो सकते थे, बट आई एम एंड आई विल ऑलवेज, पर सिंपल बात है जो अपने आई विल ऑलवेज बी अगेंस्ट दिस व्यवस्था. सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर इसको लेके आए, एक्सेप्ट कर लिया. इस पे भी एक सवाल होगा, लेकिन उसके विरुद्ध में एक दूसरी बात कर रहा हूँ कि इसमें खराबी क्या है कि अगर आप नाम जाहिर कर देंगे कि इस पार्टी ने इसको इतना दिया, मैं आपको बताता हूं, आप यही पॉलिसी रखे रहिए. मैं आपको जब सबको ईमानदारी से ही बॉन्ड खरीद रहा है, तो क्या दिक्कत है? ये भी नहीं किया ना, सुप्रीम कोर्ट ने तो इलेक्टोरल बॉन्ड ही खत्म कर दिया ना भाई साहब. उनको किसने मना किया था? वो तो ये लॉजिक आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? मैं कैसे लॉजिक दे सकता हूँ? जो भी आपकी सरकार से पार्टी से वकील होगा, वकील का काम, सरकार का जो वकील होगा, का काम सुप्रीम कोर्ट को लॉजिक देना नहीं होता है. सुप्रीम कोर्ट का काम होता है कि किसी चीज को देखकर कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, उस पर निर्णय दे. हम उनको ये लॉजिक नहीं दे सकते कि भाई ऐसा है, सुनिए जरा ऐसा कर दीजिए इसको. नहीं, ये नहीं हो सकता. अगर हमको लगता है कि इसमें कुछ सुधार लाना है तो हम पार्लियामेंट के माध्यम से लाएंगे. हम सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी बोलेंगे कि आप ये कर दो, वो कर दो. पार्लियामेंट के माध्यम से भी हो सकता है ना. अभी पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट में नहीं किया जा सकता था क्योंकि पार्लियामेंट वाज नॉट इन सेशन. सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया एंड राजनीतिक मोरालिटी के पटल पर और लीगलिटी के पटल पर कि अब ये चुनाव के समय पे पॉलिसी डिसीजन नहीं लिए जा सकते इस प्रकार के. तो ये जो अगला पार्लियामेंट है उस पर निर्णय करेगा. मैं पार्लियामेंट क्या करेगा उस पर मैं अभी अपना व्यू नहीं देना चाहता, पर मैं आपके इस बात पे आता हूँ. मैं अपने पर्सनल व्यू बताना चाहता हूँ. आई एम अगेंस्ट the fact because I have seen firsthand very good companies who have nothing other than the interest of the people in mind. उनको ऐसा नहीं कि कुछ मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है. वो पब्लिक डिस्कोर्स में अपना योगदान देने के लिए एक पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं. उनको अधिकार है. आप अपना वोट देते हो, आपको अधिकार है. आपको बोले कोई कि अपना वोट डिस्क्लोज करो, कैसे लगेगा आपको? थोड़ा तो डर लगेगा ना. इवन दो इट मे बी अ कंप्लीटली डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंट सिस्टम. और अब हम थोड़ा, पर आप सोचिए कि इफ यू आर इन ए पार्ट ऑफ द प्लेस कंट्री वेयर यू कैन बी किल्ड फॉर एक्सप्रेसिंग योर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इन बंगाल फॉर इंस्टेंस, आप बताओगे वोट देने के बाद कि मैंने बीजेपी को दिया? नहीं बोलोगे. तो कोई कंपनी को आप क्यों फोर्स कर रहे हो? कंपनी भी एक एंटिटी ही है इन लॉ. एक्चुअली अगर आप देखें तो कंपनी आल्सो हैज अ सेपरेट एग्जिस्टेंस एंड आइडेंटिटी. तो उसको भी तो एक राइट है ना कि भाई उसका भी राइट ऑफ प्राइवेसी रहे. तो डरा धमका के भी तो पैसे लिए जा सकते हैं ना. अब आए उनके मुद्दे पर. डरा धमका के आप जो है ना, अरे आप मौके ढूंढ रहे हैं. एक सेकंड रुकिए, सुनिए.
अब मैंने थोड़ा- कागज छोड़ दिया, अब 4-5 हालांकि सवाल अब- अलग अलग। हालांकि हम आए बीजेपी दफ्तर के बहुत पास, हाँ। पर मैं आज आपको ईमानदारी से इस पूरे विषय पर संतुष्ट करना चाहता हूँ विदाउट एनी। कांग्रेस का दफ्तर देख रहे हैं? कांग्रेस का भी, हाँ बताइए, इनके पास चंदा नहीं है, बताइए। ये जरा घुमाना भाई, कांग्रेस का दफ्तर दिखाना। तो भाई यू टर्न लो। एक तो पहले एक 2 मिनट हम उतरेंगे और ये बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे अकाउंट। ये भाई साहब आज छोड़ने वाले नहीं है, दूसरे मूड में लग रहे हैं, लेकिन मैं इनकी पार्टी दफ्तर को किसने नहीं देखा है भाई? हाँ, पर ये कांग्रेस वाला दिखा दो भाई जरा। छोटा कुछ नहीं है। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी वाला जो बना है ना, जरा इस पे फोकस बेचारा करो। कितनी गरीबी नहीं, में। ये गरीबी में नहीं बना है, ये हाई कोर्ट की जमीन पे बना है। अच्छा, ये हाई कोर्ट की जमीन है, इसी पे तो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट की लथाड़ पड़ी है। तो जमीन इसको सुप्रीम कोर्ट आवंटित की किसने लथाड़ किया पड़ी था? है, ये तो उन्होंने अपने आप को आवंटित कर दिया भाई। अच्छा। और ये है। कोई नहीं, प्रेम आपका भी रहा है अच्छा, कांग्रेस से, सुनिए, ऐसे मत कहिए। मेरा तो प्रेम आज भी है कांग्रेस से, उनके परिवार से नहीं है, और उनकी देश विरोधी और सनातन विरोधी बातों से नहीं, जो गौरव वल्लभ भी आज मानने लगे। 6 साल पहले ये लोग मुझे गद्दार बोलते थे। कैसे किया भाई? उस पे ये सवाल पूछना है मेरे को। चल ठीक है, इस पे आ आप जाएंगे। पूरा जल्दी पहले- जल्दी पूरा करो आप पहले ये। इलेक्टोरल बॉन्ड पे मैं आपको हाँ। चंदा, ऐसा है, सुनिए कैमरामैन फोकस, ऐसा है कि हमारा चंदा तो हम डरा के धमका के ले लेते हैं। हाँ। इनका चंदा बड़ा सात्विक है। मतलब हमारा चंदा धंधा और इनका चंदा चंगा। अब इसकी पोल खोलता हूँ। कुल मिला के 14-15 हजार करोड़ के बॉन्ड आए हैं। हाँ। 303 सीट वाली पार्टी को 7,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हायर एंड में, 8,000 करोड़। बाकी के जो 7,000 करोड़ है वो 242 सीट वाली पार्टी को मिले। ये कैसे हो गया? दूसरी बात, इन्होंने बड़े आरोप लगाए थे, और सुप्रिया श्रीनेत का, मेरी बात सुनिए, मैं आपको ब्रेकअप करके दे रहा हूँ। हमारी 303 सीट है पार्लियामेंट में, वी गॉट अबाउट 7-8,000 करोड़। बाकी के 242 सीट्स बच गई ना फिर 545 में से। 242 सीट वाली पार्टियों को कुल मिलाकर 8,000-7,000 करोड़ मिला, तो वो कैसे मिला? सुनिए मेरी बात पूरी सुनिए, पूरा इसका जवाब मैं छोटे में दे रहा हूँ। फिर इन्होंने आरोप से कुछ पार्टियां आपके साथ भी है ना, 30-35 पार्टियां आपके साथ अलायंस में काम करो, बहुत अच्छा, इंडिया अलायंस में 25-26 पार्टियां, बहुत अच्छा, उसमें भी बहुत इंडिया अच्छा, अलायंस में भी एक सेकंड, बहुत अच्छा, ये डेटा तो मेरे पास बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। बात साइड में बात भी करते रहता हूँ, पर मैं आपको ये वाला डेटा तो बता के देता हूँ। आप सुनिए अलायंसेस का। 2020-21 में एनडीए अलायंस को कुछ 23 करोड़ मिले, इंडिया अलायंस जो बनाते हैं 138 करोड़ मिले। क्रॉस चेक करके मैं लगा दूंगा, आप क्रॉस चेक कर लिए, मैं आपको कुल मिला के बताता हूँ कि, और ये पूरा डेटा नहीं है, इसमें ज्यादा संशोधन होगा, क्योंकि ये पूरा 15,000 करोड़ का नहीं है। पर जो मैंने 3 साल के निकाले थे, 20-21, 21-22, 22-23, इसमें और भी ऐड करना होगा। एनडीए को 2,300 करोड़ मिले थे और इंडिया अलायंस को 1,970 करोड़ मिले थे। ठीक है, इसमें भी अगर आप और सुधार करके पूरा डेटा ईमानदारी से डालोगे ना, आज की इंडिया और आज की इंडिया अलायंस, मैं डालूंगा, है मेरे पास, मैं निकाल के रखा है। हाँ, प्लीज निकाल के डालना, तो आपको पता चलेगा कि नेक टू नेक है या इंडिया अलायंस का ही थोड़ा ज्यादा होगा। सारे सालों का इंडिया अलायंस के आज जो भी है, और इंडिया वर्तमान की बात करिए ना। अब वर्तमान पे आते हैं। हम लोगों को जैसे ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया और ये डेटा निकलने लगा, तो सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है ना, मूलतः ये कांग्रेस आम आदमी पार्टी वगैरह का आरोप है। आपके लिए कांग्रेस सुप्रिया श्रीनेत है क्या? नहीं, कांग्रेस सुप्रिया आप श्रीनेत, पूरे कन्वर्सेशन में सुप्रिया lack of a better, more visible face of Congress. That's why I'm using her example. But she's राहुल को also आप इतना ज्यादा, no, she represents Rahul in every way. महिलाओं का अपमान करना, झूठी बातें करना, ये सारी गुण जो है राहुल की, वो असलियत में, अब मैं गौरव वल्लभ का नाम लेता तो गौरव वल्लभ जी तो यहाँ आ गए, इसलिए दूसरों का नहीं ले रहा हूँ, मैं उन्हीं का ले रहा हूँ जो वहाँ ही रहेंगे। ठीक है, अब उस विषय पे आपके मन में और सवाल आ रहे हैं, तो उसको बनाए रखिए 10-15 सेकंड के लिए। मैं सुप्रिया श्रीनेत एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस चाटुकारिता ऑफ कांग्रेस इसके लिए बोलता हूँ। सुप्रिया को वैसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पर उसकी तो इंपॉर्टेंस महाराजगंज ने दिखा दी उसको। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने एक वीडियो बनाया और इन्होंने कहा, ये भाजपा वाले गेमिंग किंग से इन्होंने चंदा लिया, इन्होंने सीरम ड्रग कंपनी से चंदा लिया, इन्होंने यशोदा गाजियाबाद हॉस्पिटल से चंदा लिया, इन्होंने इससे चंदा लिया, उन्होंने इससे चंदा लिया, वेदांता से चंदा लिया, फलाना से चंदा लिया। एक 20-25 कंपनियों की लिस्ट उन्होंने ट्वीट भी कर दी। यशोदा गाजियाबाद ने दिया ही नहीं था जिसपे रेड हुई थी, यशोदा हैदराबाद ने दिया था, और वो दिया था कांग्रेस को। वेदांता ने कांग्रेस को दिया, जो गेमिंग किंग ग्रुप ऑफ कंपनी तो वही है ना? हाँ, वही उन्होंने कांग्रेस को दिया था। फ्यूचर गेमिंग, सैंटियागो मार्टिन, इसने 1200 करोड़ के बॉन्ड जो खरीदे थे ना, 1,100 करोड़ रुपए बंगाल, डीएमके, टीएमसी और अपने लेफ्ट और कुछ और कांग्रेस को दिया।
इनके सवाल ही बंद हो गए उसके बाद। अब मैं इनसे पूछा, और इस सैंटियागो मार्टिन या जो ये फ्यूचर गेमिंग का बिजनेस है, क्योंकि लॉटरी इज अ स्टेट सब्जेक्ट, आपको पता है लॉटरी इज नॉट अवेलेबल इन उत्तर प्रदेश। हाँ। उत्तराखंड में लॉटरी थोड़ी चल रही है भाई, सही बात। लॉटरी चल रही है केरल में, जहाँ पे अभिषेक सिंह भी गए थे एक बार डिफेंड करने लॉटरी वालों को। लॉटरी उन स्टेट्स में चल रही है, वहां पे चंदा दिया। तो ये क्या था मतलब। और फिर एक इंडियन एक्सप्रेस की भी स्टोरी आई। अब इंडियन एक्सप्रेस की भी दृष्टि देखिए, कुछ नंबर ऑफ कंपनीज ने चंदा दिया है, उसमें से अप्रोक्सीमेटली 26 या 27 ऐसी कंपनी है जिसने बॉन्ड खरीदे जिस पे केसेस चल रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्टोरी करके बताया कि 37% ऑफ दीज कंपनीज, चलो थोड़ा पुरानी दिल्ली से घुमा, 37% ऑफ दीज कंपनीज who have given the bonds, who have taken the bonds, have ED और CBI cases. आप ये क्यों नहीं बता रहे कि 63% have given it to the other parties? मीन्स ऐसा डर है हमारी एजेंसीज का कि जिन कंपनीज पे केस चल रहा है उसका 63% केसेस चलने वाली कंपनी हमें चंदा नहीं दे रही है। वो चंदा किसको दे रही है? जो बोल रहे हैं ED केस गलत है, CBI केस गलत है। ये एनालिसिस नहीं करते। मतलब ये कोई लॉजिक है क्या? अगर ऐसा होता कि ED CBI का डर होता तो सब 100% हमको मिलता ना, वो 63% उसको दे रही है। और इतना झूठ, सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोला A1 साइकिल्स ने हमको चंदा दिया बिना कोई तथ्य के। पता चले A1 साइकिल ने आम आदमी पार्टी को दिया। और मैं कहता हूं देखिए ईमानदारी से, अगर ये चंदा नेक ट्रिंगलिंग करके किया, हाथ मरोड़ के किया, तो आपका चंदा भी वैसे ही आया क्या? आपने उगाई की। मेरा चंदा सात्विक और तुम्हारा चंदा वसूल आया ना जी भाई। कैसे कम आया? एक सेकंड, अच्छा दूसरा भी एनालिसिस यार, वो अलग अलग पार्टी है, आपकी अकेले बीजेपी को आई है, आप नहीं समझ रहे। ये तो आपके हिसाब से आप चयन करो। मेरी पार्टी की कितनी स्टेट गवर्नमेंट है? मेरी पार्टी की कितनी स्टेट गवर्नमेंट? 17 प्लस सेंटर। और मेरी पार्टी को 7,000 करोड़। इनकी एक एक स्टेट गवर्नमेंट वाली पार्टी को 1200, 1400, 1600 करोड़। इनके कितने सांसद है? इनके एक सांसद के प्रति सांसद देखो 70 करोड़, और मेरी पार्टी के 20 करोड़ एक सांसद के। अरे भाई, कोई तो एनालिसिस हमारे लेवल प्लेइंग फील्ड पे कीजिए, एज राजदीप पुट्स इट। अच्छा, राजदीप से पूछिए कि जो चंदा वाली डिबेट हुई उसमें तो भाजपा आई छाती ठोक के, टीएमसी वाले क्यों नहीं आए? टीएमसी वाले क्यों नहीं? जब तक मैंने जाके पर्दाफाश नहीं किया इतना, तब जाके अगले दिन से या 2 दिन से फिर कुछ टीएमसी डिबेट से संदेश खाली में क्या हुआ था, उनको भाग गए थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं बड़ा क्लियर हूँ, और अनिल जी चाहे कोई ताकत बोल दे मुझे, मैं क्लियर हूँ। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसके पास अगला रेंट देने का पैसा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि ये कैश का आना जाना ट्रांजैक्शन हो। हाँ, कोई पार्टी को ज्यादा वोट भी मिलते हैं, उसको ज्यादा समर्थन भी मिलेगा। आपको क्या लगता है देश की जनता इतनी पागल है क्या कि वोट हमको देके चंदा किसी और को देगी? भाई, हमें वोट कितना मिल रहा है वो देखो ना। और वो वोट कौन दे रहा है? ईवीएम से आ रहा है क्या वोट? वो भी वो कहते हैं ईवीएम से आ रहा है। तेलंगाना में ईवीएम ठीक है, बाकी जगह ईवीएम गलत है। भाई, अगर एक पार्टी को पहली बार 40 साल के बाद मेजोरिटी मिल रही है, 300 प्लस सीट मिल रही है, उस पार्टी को समर्थन केवल जनता वोट से ही देगी? उस पार्टी को जनता और बाकी लोग उसमें अपना भविष्य नहीं देख रहे? और इन लोगों को जो वोट नहीं मिल रहा है, रायबरेली अमेठी नहीं जा पा रहे, क्या पैसों की वजह से नहीं जा पा रहे? अमेठी वो नहीं जा पा रहे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तो आपकी निर्मला सीतारमण जी ने क्यों कहा इस बार कि चुनाव नहीं लड़ूंगा? मैं निर्मला जी का भी बोलता हूँ, पैसा नहीं है मैं उनका भी बोलता हूँ, मैं भी वही बोलता। मैंने ये कारण भी बताया अपनी पार्टी को। मैं आपको यार 36 साल के हो गए, करियर की चिंता नहीं है आपको? मेरी बात सुनिए, मैं उस पर भी आता हूँ। आप कह रहे हैं कि मतलब पैसे नहीं है। मैं पॉइंट कंप्लीट कर रहा हूँ। कांग्रेस के पास जो बैंकरप्सी है ना, वो फाइनेंशियल बैंकरप्सी नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल मॉरल बैंकरप्सी है। रायबरेली और अमेठी वो पैसों की कमी की वजह से या चंदा नहीं है इसलिए नहीं जा रहे, वो इसलिए जा रहे क्योंकि उनकी राजनीतिक पूंजी खत्म हो गई है, और इसीलिए वो वायनाड से लड़ रहे हैं, जहाँ से लेफ्ट ने उनको बोला है जाके उधर से लड़ो। दूसरी बात, जहां तक सवाल है चंदे का, तो भाई साहब ऐसे चंदे की कोई कमी हो तो कांग्रेस को एक मुफ्त सलाह दे रहा हूँ। एक व्यक्ति है धीरज साहू, उसके एक टॉयलेट में 350 करोड़ मिल गए हैं, जाके उसके 10-15 टॉयलेट खंगाल ले, और जाके ऐसे 50 सांसद उनके वो खंगाल ले, उनको 15,000 करोड़ मिल जाएंगे। तो कांग्रेस जब बोलती है ना हमारे पास पैसा नहीं है, ये सबसे बड़ा हास्यास्पद मामला है। तो आप किसी के पास पैसा रहने कहाँ दे रहे हैं? अब वो उस पर भी मैं बताऊं, इन्होंने क्या बोला, हमारे अकाउंट फ्रीज है। आपको मैं एक ऑनलाइन अभी ऑन एयर चैलेंज देता हूँ, आप गूगल कीजिए कि उनका अकाउंट फ्रीज है या उस पर लीन है। लीन और फ्रीज का ये कितना घोलमेल करते हैं, और मैं आपको एक बताता हूँ, काफी बड़ा अंतर है इसमें। लीन का मतलब ये होता है कि आप पे एक टैक्स डिमांड आई है, मान लो कि आपके ऊपर इनकम टैक्स को लगा कि आपको 2 लाख का टैक्स बकाया है, आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए। उन्होंने बोला हम आपके अकाउंट पे लीन लगा रहे हैं, तुम टैक्स भर नहीं रहे हो, 2 लाख का लीन लगेगा।
इसका मतलब ये है कि अनिल शारदा को अपने अकाउंट में 2 लाख तो रखनी है जब तक फाइनल डिस्पोजल नहीं होता हर लेवल पे, पर 2 लाख छोड़ के आप 18 लाख अपना खर्च करो, कोई रोक आराम नहीं। से। हाँ। ये फ्रीज नहीं होता ना। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है ना, मिनिमम ड्यू अमाउंट भी आप पे कर सकते हैं, जस्ट लाइक मिनिमम ड्यू अमाउंट उनको पहले इनको टैक्स नोटिस आई 135 करोड़ की, ये बोलते हैं टैक्स पार्टियों को नहीं भरना पड़ता, ये सही है। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस अंडर 2000 रुपीज यू डोंट हैव टू पे टैक्स, बट इफ यू हैव कमर्शियल ट्रांजैक्शन, if you are doing transaction above 2000 की जो लिमिट है in cash and not giving account for it, you have to pay tax। और इनकी सिर्फ ये नहीं थी, अभी हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया एक हफ्ते पहले, उसमें हाई कोर्ट ने बोला, और मैं आपको सब ऑनलाइन दिखा सकता हूँ, मेरे पास सारी चीजें हैं, मैं आपका आप बोलोगे ना अभी दिखा दो पहले, तो मैं आपकी जनता को दिखा दूंगा। 520 करोड़ का टैक्स उन्होंने दिखाया नहीं था। उनके कांग्रेस के दफ्तर पर कमलनाथ के घर से 200 या कुछ करोड़ आए थे या कुछ ऐसा, हाई कोर्ट ने नोट किया है कि दीज डूबियस ट्रांजैक्शन पूरी शेड्यूल के साथ कि ये ट्रांजैक्शंस का अनअकाउंटेड अभी तक है, तो लिहाजा जो टैक्स असेसमेंट होगा वो कांग्रेस जो दिखा रही वो नहीं होगा, कम से कम 520 करोड़ का होगा। और उसके अलावा उसमें मजेदार बात ये निकली कि मेगा एंटरप्राइजेस, जिसपे चिल्ला रही थी सुप्रिया एंड कांग्रेस, मेगा एंटरप्राइजेस ने भी उनको दिया था इलीगली पैसा, तो सारी चीज का असेसमेंट होगा। ये हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है। अब जब पहली बार टैक्स नोटिस आई थी तब उन्होंने अपील की एपेलेट में ये रूल होता है 20% आप जमा कर लो, मतलब 135 करोड़ का लगभग 20-21 करोड़ था, उन्होंने वो जमा नहीं किया, 75 लाख जमा किए। फिर उसके बाद वो भूल गया अपना मामला, फिर वो कई वर्षों टाइम तक ना स्टे लिया ना कुछ किया। फिर वो हाई कोर्ट गए, तो वहां से राहत नहीं मिली, एपेलेट से राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट जब वापस आए 13 मार्च 24 में, तो हाई कोर्ट ने उनसे कहा कि इतने साल सो रहे क्यों थे, अब ये तो इस पे कोई रोक नहीं लगेगी। और अब वापस से हाई कोर्ट के पास गए तो उनको दूसरे मामले में भी राहत नहीं मिली। तो हाई कोर्ट हमारे हिसाब से चल रहा है क्या? जब सुप्रीम कोर्ट हमें चंडीगढ़ पे फटकार लगाता है तब सुप्रीम कोर्ट ठीक है, अब हाई कोर्ट गलत है क्या? तो हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है। तो और इतना बड़ा झूठ कि अकाउंट फ्रीज नहीं है, लीन है, ये तो आप भी स्वीकार रहे हैं। ठीक है। मुफ्त क्या है? मुफ्त मेरा ज्ञान है और आपका राशन जो आप 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। ये लोग आप कहते हैं, हम इसको मुफ्त नहीं कहते, हम इसको अधिकार कहते हैं। मैं इसको अधिकार मानता हूं। आप मानते हैं, आपकी पार्टी नहीं मानती है। आपकी पार्टी बड़े बड़े मंचों से ही कहती है। और भाई इसमें कोट कर देता हूँ, ये आम आदमी पार्टी से भी मैंने सवाल किया था कि ये क्या है, क्या है ना? गिर गया कुछ? नहीं तो ये क्या है ना कि इसको एकदम सीधे समझने वाली बात है। 2-3 आखिर के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है? यहाँ से आम आदमी पार्टी पे एक आध सवाल है। ठीक, आप मुझे बताइए कि मुफ्त क्यों कहते हैं आप? एहसान जता रहे हैं आप? ना, बिल्कुल नहीं। ये मुफ्त स्टेटमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, किसने कहा है, मुझे जरा बताइए। 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन दे रहे हैं हम, ये वाला कॉन्टेक्स्ट है। आपके तमाम बड़े भाजपा के नेता कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने आज भी कहा है और हमेशा से कहते आए हैं। गलत है कि नहीं है? आप किस कॉन्टेक्स्ट में मुफ्त ले रहे हैं? मुफ्त के 2 तरीके के कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं। आप किस कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं? एक ये है कि उस कॉन्टेक्स्ट में कहना कि हम आपको कोई एहसान जताते हुए मुफ्त दे रहे हैं, या एक कॉन्टेक्स्ट में ये कहना कि ये आपका अधिकार बनता है और इसीलिए आपसे इससे हम पैसा नहीं लेने वाले। तो कौन से कॉन्टेक्स्ट में कहा गया? सेकंड वाले कॉन्टेक्स्ट में। तो ये अधिकार है ना? तो अधिकार को मुफ्त का शब्द क्यों देंगे हम? नहीं, मुफ्त का, मैं आपको मुफ्त के दोनों कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ। एक मुफ्त को कॉन्टेक्स्ट करके देख सकते हैं कि इस पे आपको कोई पैसा नहीं देना है क्योंकि ये आपका अधिकार है, therefore it is free, therefore it is your right। तो ये दूसरा ये है कि अगर जनता का ये अधिकार है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में आपने कहा था कि गरीबी रेखा से हमने बाहर निकाल दिया 25 करोड़ लोगों को। हाँ, किस में से निकाला था? 80 करोड़ में से निकाले थे या उसके बाद वाले हैं? नहीं, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, इससे आपको समस्या है? मुझे कोई समस्या नहीं है। पर मैं ये क्यों आपको मैं ये समझना चाहता हूं कि आप उसका मुफ्त का शब्द क्यों दे रहे हैं? अधिकार है तो फिर मुफ्त ना बोलें। भाई साहब, आप समझिए, आप किस पे ये आरोप लगा रहे हैं? और आप अगर देश को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, सबको रोजगार देने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं गरीबी मिटा रहे हैं, तो आखिर क्यों आपको 80 करोड़ लोगों को मुफ्त देना पड़ रहा है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कांग्रेसियों से तो ये सवाल अपेक्षित था, आपसे नहीं था। आप अगर ये बात कह रहे हैं, आपको पता है ये सो कॉल्ड, आप जो जिस कॉन्टेक्स्ट में, अब देखिए ऐसा है ना कि अगर मैं कहूँ कि आप समझदार हैं तो ये आप इसको कॉम्प्लीमेंट के रूप में लेंगे, और मैं ये कहूँ कि ज्यादा ही समझदार है तो आप इसको नेगेटिव लेंगे। इसी प्रकार से मुफ्त का है,
आपकी भावना जैसे आप लोगों को प्रॉब्लम मतलब आप मतलब कांग्रेस जो ये आरोप लगाती है ना, उसने हमेशा क्या देखा है, मैं सरकार हूं, इसलिए वो कहते हैं ना झांकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिखे दिन तैसी। उसको वैसे लग रहा है कि ये जब हम मुफ्त कहते हैं तो उनको वो भाव नजर आ रहा है। हम तो प्रधान सेवक बोलते हैं भाई, हम तो प्रधानमंत्री भी नहीं बोलते, हम तो प्रधान सेवक बोलने वाले लोग हैं। तो आपकी जिस भावना से आप देखते हैं उस भावना से आपको झांकी दिख रही है, आपकी भावना गलत है देखने की इसको। हमने तो कभी ये जताया ही नहीं कि ये भाई ये आपको हम फ्री भी दे रहे हैं, हमने तो ये कहा है कि ये आपका अधिकार है, हम सेवक है, आपको अधिकार दे रहे हैं, ये हम कह रहे हैं। उल्टा आप उनसे पूछिए, और ये कितनी बेतुकी बातें हैं। ये जो राशन वाला चीज है ये कोविड काल में शुरू हुआ। IMF की रिपोर्ट आई कि क्योंकि ये राशन दिया गया तो 1% से कम दर पर हमारी एक्सट्रीम पॉवर्टी रही, और ये कहते हैं 25 करोड़ लोगों को निकाल दिया, तो ये क्यों देने की आवश्यकता है भाई? ये इसलिए दिया जाता है ताकि जो गरीब है, जो BPL और उसके आसपास जो वर्ग है, उस वर्ग को अगर खाने पीने का खर्चा ना हो तो वो पैसा वो अपने बाकी एजुकेशन, ट्यूशन, कन्वेंस इस पे खर्च कर सकता है। ये किस प्रकार के, अगर हमारे भंडार बढ़े हुए हैं फूड ग्रेन के, वो मैं बर्बाद होने दूं, नष्ट होने दूं, और मैं उनको स्कीम दूं जिसमें कि उनको मतलब कि ये रखा जाए कि उनको बोलूं कि आप अपना राशन खुद से खरीदिए। भाई ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है ना। अगर मेरे भंडार भरे हुए हैं, मेरी फूड सिक्योरिटी बनी हुई है, तो मैंने उस राशन को एक एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूट किया, वहां लगाओ, ताकि मेन इस पे लगाओ, ताकि मेरा जो महीने का खर्च है खाने पीने पे वो कम हो जाए, और मैं वो खर्च जो है अपने और प्रॉस्पेरिटी के लिए या अपने आप को और आगे बढ़ाने के लिए या अपनी सिचुएशन को बेहतर करने के लिए मैं उस पर खर्च करूं। मेरी बेटी को मैं मान लो कि रिक्शा से भेज दूं कि वो स्कूल रिक्शा से जाए, चल के ना जाए, सुरक्षित जाए, तो इनका मतलब ये, और वो फिर 25 करोड़ लोग गरीबी से निकले, तो उनका मतलब ये कि 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दिया जा रहा है अगर 25 करोड़ लोग आए? ये कोई लॉजिक बनता है? मतलब ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? 3.5 करोड़ लोगों को हमने घर दिया ना, तो क्या कहना चाहते हैं कि क्योंकि 3.5 अभी 25 करोड़ लोग बाहर निकले गरीबी से, तो 3.5 करोड़ को घर ना दे, बाकी जो घर नहीं है जिनके पास उनको घर ना दे? हाँ, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं, लॉजिकली होते हैं कांग्रेस के सवाल। कांग्रेस के हर सवाल को पूछना जरूरी नहीं है। मैं कांग्रेस के सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इसमें से जो कांग्रेस के आ चुके वो वाले मत पूछिए, बाकी अपने पूछिए। ये सब मैं काट दूंगा। नहीं काटना है। देखा, ऐसा है, मैंने सारे नोट कर लिए हैं, तो आप काटेंगे भी तो मैं ट्वीट कर दूंगा कि आपने ये काट लिया, तो ऐसा नहीं ट्वीट करेंगे, मैं उस पर कोई जवाब नहीं दूंगा। कोई समस्या नहीं। कुछ चीजें तो है ना। आइए चलिए, आपको पता है मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। नहीं, कोई समस्या नहीं, नाम भर का हूँ बस। नहीं, नाम भर के है। पर एक बात बताइए, अभी आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। अभी आम आदमी पार्टी के सीएम, सिटिंग सीएम को आप लोगों ने जेल में डाल दिया है ना। इतने सारे लोग आपकी दूसरे के पार्टी छोड़ के आ रहे हैं जिन पे ED CBI की रेड पड़ रही है। मैंने एक रिपोर्ट निकाला था, नाम आपको चाहिए तो 24 लोगों के नाम याद नहीं है, इसलिए मैं रिपोर्ट लगा दूंगा वीडियो पे। सामूहिक सवाल है, एक दो नाम। अजीत पवार साहब को तो मैं पिछली बार भी नहीं छोड़ा था आपको। अब आपका सवाल हो गया, क्यों पार्टी में बुलाते हैं आप? अब पहले उसका जवाब दूं। जेल में डाला है, जेल वाला जेल में हमने डाला है कि कोर्ट ने डाला है? आपने कहा कि वो कहते हैं, आपने अपने तरफ से, उनकी तरफ से कहा कि बीजेपी ने हमारे सिटिंग सीएम को जेल में डाला। जेल में हमने डाला या कोर्ट ने डाला? कोर्ट ने डाला। कोर्ट के सामने केजरीवाल ने आर्ग्यू किया, नहीं किया? उसके बाद हाई कोर्ट गए, नहीं गए? संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट में बेल मिली कि नहीं मिली? तो कोर्ट की व्यवस्था ठीक चल रही है। संजय सिंह को बेल मिले, वो दोषमुक्त हो गए उनके हिसाब से। तो जिनको बेल नहीं मिला वो क्या हो गया? केजरीवाल को बेल नहीं मिली, सिसोदिया को बेल नहीं मिली, विजय नायर को बेल नहीं मिली 1 साल से, तो वो क्या हो गए? इनके पैमाने के हिसाब से हमने ना किसी को दोषी कहा, हमने आरोपी कहा, ना हमने किसी को दोषमुक्त कहा। इन्होंने कहा संजय सिंह शेर आया, बेल मिल गई, दोषमुक्त हो गए, केस खत्म हो गया। तो केजरीवाल क्या हुए? कोर्ट ने रखा है, कोर्ट के सामने गए थे। अब कोर्ट की भी नहीं मानते, या कोर्ट की तब मानना है जब अपने फेवर में हो। ये व्यवस्था मेरे यहाँ नहीं। दूसरी बात, मेरी बात सुनो। ठीक, आपने कहा कि इन लोगों के बारे में मैं आपको नाम दोहरा देता हूँ। वैसे 24 की लिस्ट वही कॉमन लिस्ट है, पर 24 में से 5-6 नाम मैं गिनाता हूँ। हेमंत बिस्वा शर्मा, प्रफुल्ल पटेल, नवीन जिंदल, अशोक चौहान, छगन भुजबल, ये सारे नाम आपने लिए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने जब ये इंडियन एक्सप्रेस ने लिस्ट डाली ना, वही है इकोसिस्टम, वही है लिस्ट, नाम डालना, फिर वो स्टोरी बनाना, फिर उसका चीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, फिर उसको यूट्यूब पे पूछना। ये प्रोसेस है 4 फेज, ये 4 फेज प्रोसेस है। तो फर्स्ट फेज इंडियन एक्सप्रेस ने जो शुरू की, उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनको डेफोमेशन नोटिस भेजा। पता है क्यों?
सीबीआई ने उनको जब बुलाया था 2014 में पार्टी में ज्वाइन करने से पहले विटनेस के रूप में बुलाया था, ये नहीं बताएंगे। और उन्होंने सोनिया गांधी को जाकर बताया था कि मुझे विटनेस के रूप में बुलाया गया, मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है। और 2015 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। और इसके अलावा 2018 में कोर्ट में कुछ लोग गए उनके खिलाफ कि ये भ्रष्ट है, ये जो है, कोर्ट ने उनको कोई वो नहीं किया कि क्लीन चिट दे दी। तो मैं कोर्ट की मानूं नहीं मानूं, मैंने आरोप लगाए भी होंगे, ये मेरा धर्म है ना भाई। मैंने अपने प्रतिद्वंदी पे मैंने एक आरोप लगाया बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने कहा कोर्ट में जवाब दे इसका, उसने जाके कोर्ट में जवाब दिया। अब उसको क्लीन चिट मिल गई तो मैं क्या करूं, उसको गाली दूं? ये लोग बताएं कि लालू 4 बार कन्विक्टेड है उसी कोर्ट के द्वारा। ये लालू को आजकल करप्ट नहीं बोलते केजरीवाल। याद है ना क्या वीडियो बना के बोलते थे रामलीला में, लालू जेल में जाएगा, मुलायम जेल में जाएंगे, कांग्रेस जेल में जाएगी, सोनिया जी को 2 दिन गिरफ्तार करो। अब मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि कन्विक्टेड तो एक ही है ना लालू इनके कैंप में, जिनके यहाँ कन्विक्टेड बैठा है वो दूसरों के ऊपर बोल रहे प्रत्यारोप प्रत्यारोप। आपके हिसाब से हमारी गलती है कि हमने किसी समय पर उन पर आरोप लगाया? मैं तो मान रहा हूँ हमने आरोप लगाया। हमने आरोप ये लगाया कि यूपीए की कांग्रेस की सरकार को हम बोल रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार दिख रहा है, कोर्ट में जाने दो। आपने कोर्ट में जाने नहीं दिया, इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई, कोर्ट ने फिर ऑर्डर किया, उसमें से अगर किसी को क्लीन चिट मिली तो हम क्या कर सकते हैं? सही बात। छगन भुजबल की बात करते हैं, ये फैक्ट पूरा पढ़ के नहीं आते। 2013 में छगन भुजबल को एसीबी ने, महाराष्ट्र की सरकार ने क्लीन चिट दी थी, पृथ्वीराज चव्हाण की सरकार थी। और हमारी आप जानकारी ले लीजिए, प्रताप सरनाइक का भी नाम आता है कई बार। प्रताप सरनाइक उद्धव सेना में थे, एमवीए की सरकार थी, इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट दिया ईओडब्ल्यू से टॉप्स केस में। जब वो सरकार हमारी आई वापस फिर से, जो ओरिजिनल सरकार थी, दिसंबर 2022 में, आप लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था, ईडी ने हाईकोर्ट में आर्ग्यू किया केस चलेगा। आप बोलोगे कि प्रफुल्ल पटेल का केस बंद करवा दिया, प्रफुल्ल पटेल के केस के ऊपर भी जानकारी लीजिए। आपको मैं चुनौती देता हूँ जिस्ट के पूरे व्यूअर्स को, आज डेट है 7 तारीख, 15 तारीख को वैसे प्रफुल्ल इस पर मामले में, ये प्रफुल्ल पटेल मामला नहीं, ये एयरप्लेन खरीद का मामला है, जो एयर इंडिया की प्लेन्स बोइंग से या कहीं से खरीदी थी, उसका मामला है। उस केस में हियरिंग है कोर्ट में। जब तक कोर्ट किसी केस को क्लोज नहीं करता, किसी एजेंसी की रिपोर्ट को स्वीकारते हुए, कोई केस क्लोज नहीं होता अभी तक। ये अगर 15 तारीख से पहले आ जाए तो 15 तारीख का इंतजार करना, अगर कोर्ट कोई निर्णय ले तो मुझे नहीं पता। अभी तक आज जब 7 तारीख को 3 बजे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सीबीआई का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है क्या कि कोई केस बंद हुआ है? नहीं। बाय द वे, आपको पता है इस केस में प्रफुल्ल पटेल का नाम कभी भी आरोपी की इसमें नहीं था। इस पे एक आरोप लगा, कई लोगों ने लगाए, उसी इंडस्ट्री के लोगों ने लगाए। उसको रिइटरेट करते हुए कुछ लोगों ने बोला होगा प्रफुल्ल पटेल जी जवाब दे। मनमोहन सिंह ने 2011 में स्टेटमेंट कोट करके देख लेना, 2011 में उन्होंने कहा प्रफुल्ल पटेल जी ने कुछ गलत नहीं किया है, इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी रही है। फिर भी इस मामले में एक नहीं मल्टीपल एफआईआर है। तो अगर किसी का आरोप ये भी है ना कि एक एफआईआर बंद हुई, तो मल्टीपल एफआईआर है। ये सारी चीज़ें आप जिस्ट के व्यूअर्स ये वीडियो को पॉज कर देना इस मोमेंट पे और गूगल करना कि अगर मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। अगर आपको ऑफिशियल सीबीआई स्टेटमेंट क्लोजर का मिले तो मुझे आप 15 तारीख के बाद 16 तारीख को बुलाना। अगर आपको ये मिल जाए कि सीबीआई केस ने ये इसमें मल्टीपल एफआईआर नहीं है, आप मुझे बुला लेना, मैं अनिल जी को जवाब दूँ। ठीक है भाई। और मनमोहन सिंह का वो स्टेटमेंट ना मिले तो बुलाना, मैं आ जाके। आखिरी सवाल, क्या ऐसा जुगाड़ लगा रहे हैं आप लोग कि इतने लोग कांग्रेस या फिर अजय जगह से छोड़ के आपके पास आ रहे हैं? क्या ऐसा सीन है? आपको मैं इसके लिए भी बताता हूँ। आप बाकी ज़्यादा जुगाड़ क्यों लगाएंगे? मैं जब 6 साल 7 साल पहले बोलता था ना अनिल जी कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं पारिवारिक फर्म बन चुकी है। यहाँ पे परिवार प्रथम है, नेशन प्रथम नहीं है। यहाँ पे सनातन हिंदू को गाली देने की प्रथा है और परिवार के जूते उठाने की प्रथा है। तो मुझे लोग गद्दार कहते हैं। यही लोग जिनका आजकल मैं स्वागत भी करता हूँ, वही लोग बोलते थे, सब बोलते, कोई बात नहीं मानता था मेरी। आज वो लोग जो मुझे गालियाँ देते थे, वो कहते गद्दार गद्दार, पार्टी का गद्दार, परिवार का गद्दार, वो सारे लोग अब अपना लेटर लिख रहे हैं और वही कारण गिना रहे हैं। तो मतलब मैं जो कारण बताता था सही था। आज मुझे इतना विंडिकेशन फील होता है। तो इन लोगों को इतना टाइम क्यों लगा? गौरव वल्लभ जो हर पहलू पे आपको, तो गौरव जी आप इनको जरूर इंटरव्यू दीजिए ताकि आप जवाब दे सके कि आपको क्यों टाइम लगा। मुझे तो टाइम नहीं लगा। मैं कोशिश कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। हालांकि मैं उनकी तरह प्रोफेसर नहीं हूँ, हालांकि मैं उनसे उम्र में कई साल छोटा हूँ, पर कभी कभी क्या है कि कुछ लोगों को वास्तविकता जल्दी समझ आती है, कुछ लोगों को देर लगती है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, शाम का भूला अगर घर लौट आता है तो उसको भूला, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसको भूला थोड़ी क्या? आपके घर में थोड़ी ना थे पहले। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देश से हटके वो परिवार की भक्ति में लगे। अब परिवार भक्ति से हटके अगर देश की भक्ति में लगने चाहते हैं तो ये तो सुबह का भूला शाम को घर लौट आया है ना।
बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, हमसे जिससे बातचीत करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इतने दूसरा डेमोक्रेटिक इंटरव्यू लेके दे के कैसा लग रहा है? मुझे लग रहा है कि आप तीसरा इंटरव्यू लेने की स्थिति में हैं या नहीं है। अरे मैं बिल्कुल हूँ। एक बार आप ऐसा चुनाव खत्म होने ऐसा दीजिए। सुनिए, हाँ। एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए मीडिया हाँ। और प्रवक्ताओं के बीच में ये जरूर है कि हम चाहे जितना भी एक दूसरे के वाद विवाद करें, हाँ। पर अंततः सम्मान भाव होना चाहिए। और मैंने इस इंटरव्यू में जो भी बातें तीखी मीठी खट्टी मीठी बोली हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनकी ईमानदारी या इनकी नैतिकता या इनकी वाकपटुता पे कोई सवाल चिन्ह उठा रहा हूँ। तो मेरी चाहे जितनी भी वीडियो वायरल करें, आप ये भी वायरल करें कि मेरे मन में इनके प्रति सम्मान पूरा है, और इस सम्मान भाव का आदर करते हुए आप भी पूरी वीडियो को ऐसे ही चलाना, कोई कट मत करना। 2 घंटे का इंटरव्यू बीच में इतने कट होते हैं, 1.5 घंटा ही जाता है ना। नहीं, 2 लगा दो इस बार, तो 2 लगा नहीं, दो। वो उतरना चढ़ना भी होता है उसमें, बहुत सारी चीजें हैं, नहीं तो फिर चलिए। लोग देखेगा नहीं। चलिए, जिस्ट को बोलिए, आपके फॉलोअर्स आजकल हाँ, कुछ ज्यादा हाँ। बढ़ रहे हैं। ऐसा है कि जिस्ट को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम्म। और ये जो नई इंटरव्यू सीरीज आपने शुरू की है, जिसमें कि आप स्टूडियो से बाहर लाकर गाड़ी में स्टूडियो करते हैं, हाँ। इसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। और जिस्ट के हर प्रकार के और कंटेंट बीजेपी को, के ज्यादा से ज्यादा नेता हमें इंटरव्यू दें। हाँ, बीजेपी के नेता इंटरव्यू वो कैमरे पे थोड़ी बोलूँगा, तो पर्सनली बोल दूँगा। पर कैमरे पे बोलने वाली बात यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अलग अलग अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे आप न्यूज़ कंज्यूम करें, जानकारी प्राप्त करें। हर साइड से हर बात को आप अपने स्वीकारें, उसको जांचें, उसको परखें और फिर अपना एक मन बनाएं। मुझे लगता है, और जिस्ट के व्यूअर्स तो बहुत समझदार होंगे, तो वो करेंगे इस प्रकार से। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, अपने मतदान का पूरा उपयोग कीजिए। नव मतदाता जो जिस्ट को देखते हैं, मिलेनियल्स और जेनजी, वो फर्स्ट टाइम वोटर्स ज़रूर वोट करें। ये देश का चुनाव है, ये देश को सशक्त करने का और रामलला का चुनाव है। रामलला का मतलब है राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, महिला, लाभार्थी, लीडरशिप, आत्मनिर्भर भारत। तो रामलला के लिए वोट कीजिए। शुभकामनाएं आपको। शुभकामनाएं आपको। मुलाकात होगी। ये रामलला के साथ तो फरहान भी। ये आप हमारे डीओपी लोगों को अपने में ना मिलाइए, हम लोग नहीं, अलग हैं। रामलला के खिलाफ कौन है? केवल इसको दे दीजिए। केवल इंडिया अलायंस। आप जाते जाते कुछ ऐसी ऐसी बातें ना करें, इसको दे दीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।